अगर इंग्लिश मीडियम में से प्रीलिम्स पास करने वालों की संख्या 20 है 100 में से, तो हिंदी मीडियम में 100 में से 2 भी नहीं होती है। सीसेट निकालना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, ये फैक्ट है, फैक्ट को नकार नहीं सकते। मुझे लगता है ये ट्रेंड कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक है। और सीसेट तो खतरा बन के सामने आया है, खासकर हिंदी मीडियम और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लिए। यूपीएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो केवल हिंदी जानना पर्याप्त नहीं है। आईआईटी के बाद में आदमी खिचड़ी बन जाता है, अगर देखा जाए तो वो ना तो अंग्रेजी का रह पाता है ना हिंदी का रह पाता है। खास करके अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी चीज़ है, बट अगर आप नहीं बन पाए। और अगर चुनौतियों की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी चुनौती है भाषा की। तो एक मैं चेतावनी देना चाहूँगा एस्पिरेंट को। नमस्कार दोस्तों, पर्सपेक्टिव सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की बहुत अच्छे रिस्पांस के चलते हमने इस नए पैनल में हिंदी माध्यम के टॉपर्स को इनवाइट किया है। तो आज इस एपिसोड में जो हमारे साथ पैनल पे आमंत्रित आईएएस अधिकारी हैं वो सभी हिंदी माध्यम से एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं, टॉप रैंक्स हासिल कर चुके हैं और आईएएस 2022 के बैच से हैं एंड अभी अपनी ट्रेनिंग में हैं। तो आज हम स्वागत करना चाहेंगे सबसे पहले मिस्टर सुनील धनवंता जी का, मिस्टर प्रहलाद नारायण शर्मा जी का, थैंक यू सर, मिस्टर आलोक जी का एंड मिस्टर आनंद सिंह का। तो इसके साथ ही हमारी अनअकैडमी की टीम से मिस फियोना हमारे साथ हैं और मैं आपका होस्ट महिपाल सिंह। तो दोस्तों, आप सभी ने हमसे पूछा कमेंट्स में, मैसेजेस में कि हिंदी माध्यम के छात्रों को तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह की गाइडेंस उन्हें मिलनी चाहिए। इसी बात पे हम आज बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे इन आईएएस अधिकारियों ने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए अपनी तैयारी के समय, इनके तैयारी के उतार चढ़ाव क्या थे, उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों को, अभ्यर्थियों को इस वक्त क्या करना चाहिए, किस तरह से सही रास्ता चुनना चाहिए, वो इनका मार्गदर्शन आपको इसमें मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहेगा ये, इसे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अभी फियोना जी पर मैं चाहता हूँ कि आप इस कन्वर्सेशन को आगे ले जाएँ। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ पे आए। हम आए हैं एक्चुअली मसूरी आप सबसे मिलने, और हमें पता है कि बहुत लंबी क्लास चली थी, आज आप लोगों की ट्रेनिंग भी चल रही है, फिर भी आपने टाइम निकाला यहाँ आकर हमारे सारे जो लर्नर्स एंड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ टाइम निकाल कर, सो दैट आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये जो सफ़र है आपने ऑलरेडी तय किया था, आपने इस जर्नी को कंप्लीट किया है और अब आप सक्सेसफुली अपने अपने कैडर में जाने वाले हो। तो इसके लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी माध्यम से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं एंड दे लुक अप टू यू लाइक रोल मॉडल्स। तो इसलिए हमने सबसे पहले तो मैं इसी प्रश्न से शुरू करना चाहती हूँ कि ये हिंदी मीडियम में जो या हिंदी माध्यम से जो भी एस्पिरेंट तैयारी करता है, हाउ डिफ़िकल्ट इज इट, कितना कठिन या आसान हुआ है आप लोगों के लिए भी। एंड मैं चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चर सारे एस्पिरेंट्स को बताएं कि असल में कितना मुश्किल या कठिन हो सकता है प्रेपरेशन अगर हम हिंदी माध्यम से ये करें। सो द फ्लोर इज़ ओपन। सुनील सर, आपसे स्टार्ट करें। बिल्कुल जी। देखिए, हिंदी माध्यम से तैयारी करना वैसे तो आसान नहीं रहा है और ये मेरे साथियों को भी पता है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, परीक्षा में भी चुनौती है, मार्केट में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसलिए आसान तो नहीं है। और अगर चुनौतियों की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी चुनौती है भाषा की। पहले तो ऐसा होता था कि मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था कि तैयारी में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब मटेरियल की थोड़ी समस्या ठीक हुई है, तो जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है कि जैसे हिंदी माध्यम का कोई विद्यार्थी आंसर लिखता है 1 मिनट में, जो 25 से 30 वर्ड वो लिख लेता है 1 मिनट में, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला उसी 1 मिनट में 40 वर्ड लिख सकता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन छूट जाते हैं और वही हर पेपर में 2-2, 4-4 मार्क का डिफरेंस होता है, वही हिंदी माध्यम को पीछे ढकेल देता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। और दूसरी मैंने समस्या ये देखी कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ज़्यादातर ग्रामीण जो पृष्ठभूमि है वहाँ से आते हैं, सरकारी स्कूल में ज़्यादातर लोग पढ़े होते हैं। उनको शहरी बैकग्राउंड के साथ, इस एग्ज़ाम की डिमांड के साथ कोप अप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बेसिक्स को बेटर बनाने में टाइम लगता है। और यही मेरे हिसाब से 2 चुनौतियां हैं जो हिंदी मीडियम को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन जैसे हम सब आपके सामने मौजूद हैं, ये चुनौतियों को अगर आप स्ट्रक्चर तरीके से एक बिल्कुल प्लान बना के अगर आप काउंटर करते हो तो उनको आराम से आप पार पा सकते हो और आप इंग्लिश मीडियम के बराबर खड़ा हो सकते हो। लेकिन मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा एक कदम शायद ज़्यादा चलना पड़ जाए, लेकिन अगर आप में कमिटमेंट है और आप कुछ करना चाहते हो, पैशन है, तो आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। जी, तो प्रहलाद जी, आपके लिए भी सिमिलर रहा है ये सारी चुनौतियों की, आपके लिए कुछ और भी चुनौतियाँ थी?
हाँ जी, जैसे सुनील जी ने बताया कि बैकग्राउंड जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है हिंदी मीडियम का बच्चों को वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। इससे मैं पूरा सहमत हूँ। लेकिन इसके अलावा भी जैसे अगर हम बात करें कि एक प्रॉपर गाइडेंस हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, क्या रिसोर्सेज पढ़ना चाहिए, कई बार वो एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसका थोड़ा सा अगर प्रॉपर गाइडेंस उनको मिल जाती है कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे डिसिप्लिन रखना है आपको, और ये एग्ज़ाम उतना टफ नहीं है अगर आप डिसिप्लिन वे में रहकर अगर तैयारी करते हो तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हिंदी मीडियम भी बेहतर कर सकता है। दोस्तों, आप सभी इस पॉडकास्ट को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे ऐसा पूरा यकीन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो इस पॉडकास्ट के बीच में मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूं। दोस्तों, पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आ रही है पाथफाइंडर हिंदी चैनल। जी हां, पाथफाइंडर पे हमें बहुत लंबे समय से रिक्वेस्ट आती थी स्टूडेंट्स की कि सर आप शुद्ध हिंदी में पढ़ाइए, यानी कि जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो भी हिंदी में हो, जो आप बोल रहे हैं वो भी हिंदी में हो। अभी जो हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं उसमें जो टेक्स्ट आता है स्क्रीन पर वो अंग्रेजी में आता है और उसे हिंदी भाषी स्टूडेंट्स को समझने में कई बार दिक्कत आती है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि अब हम एक कंप्लीटली हिंदी चैनल लॉन्च करेंगे। तो ये वाला चैनल लॉन्च हो चुका है, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी मिल जाएगा, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। वहां पर हमारी एक पूरी नई टीम तैयार हो चुकी है जो आपको हिंदी में पढ़ाएगी। और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारा एक बैच आ रहा है जो पूर्णतः हिंदी में होगा। इट विल बी अ हिंदी बैच फॉर यूपीएससी, जिसका हम नाम रखने वाले हैं पाथफाइंडर हिंदी बैच ही रहेगा। लेकिन ये बैच सेम पाथफाइंडर इंग्लिश या हिंग्लिश वाले बैच की तरह 8,000 रुपए में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये भारत का सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट यूपीएससी कोर्स होने वाला है। सबसे बेहतरीन शिक्षक यहां पर बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। 8,000 रुपए इसकी प्राइस रहने वाली है और ये प्राइस आपको मिलेगी जब आप कोड यूज करते हैं पाथ या पाथफाइंडर, कोई भी कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कोर्स को सब्सक्राइब आप अभी से कर सकते हैं। ये कोर्स जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, उसकी डिटेल्स आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। ये एक लाइव कोर्स होगा, इसमें आपको हम लाइव पढ़ाएंगे, टीचर्स आपके डाउट सॉल्व करेंगे लाइव। और ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं ताकि देश के हिंदी माध्यम के छात्र भी आईएएस की वो तैयारी करें जो इंग्लिश मीडियम के छात्र कर रहे हैं। दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी, बराबर प्लेटफॉर्म देना हमारा कर्तव्य है एंड वी आर डूइंग इट नाउ। टीम पाथफाइंडर आपके साथ है हमेशा। चलिए अब फिर से पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं, जहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 2 साल बाद मेरे साथ बैठे होंगे। अच्छा, सुनील जी ने जैसा कहा कि मेंस में ज्यादा चुनौती आ रही है, तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है कि क्या प्रीलिम्स लेवल प्लेइंग फील्ड पर है, बराबरी के फील्ड पर है, या फिर दोनों में चुनौतियां हैं, मेंस और प्रीलिम्स? मैं सुनील और प्रहलाद दोनों की बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं कुछ और पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि चूंकि यूपीएससी में करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और अगर हम करंट अफेयर के रूप में न्यूज़पेपर को देखें तो ये दिखता है कि हिंदी मीडियम में कोई एक ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जिस पर पूरी तरह रिलाई हुआ जा सके, जबकि इंग्लिश मीडियम में द हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, काफ़ी अच्छे न्यूज़पेपर माने जाते हैं। तो हिंदी में एक समस्या ये दिखती है। दूसरा, जैसे कि आपने प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक बात की, तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर का काफ़ी एक पोर्शन रहता है, उसका वेटेज है। वहाँ अखबार अगर आपके पास बेहतर नहीं है तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी एक मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं यूपीएससी में कई बार जो क्वेश्चन आंसर का ट्रांसलेशन होता है वो इतना क्लिष्ट हो जाता है कि जो बच्चे जनरली जब हम हिंदी पढ़ते हैं उसका जब क्लिष्ट ट्रांसलेशन वो जब पेपर में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ता है। जैसे कि 2020 के शायद प्रीलिम्स में मैंने देखा था कि ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया या वर्चुअल रियलिटी के ट्रांसलेशन इतने ज़्यादा क्लिष्ट थे कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो कई बार होता क्या है कि आपको हिंदी वाला तो पढ़ना ही पड़ रहा है, जब वो समझ में नहीं आता तो आपको इंग्लिश देखना पड़ता है। तो ये डबल टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है उनके लिए, जिसकी वजह से समय की कमी के रहते कुछ उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं, कुछ 1-2 नंबर कम आने की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ऐसे मेंस में भी ट्रांसलेशन की कुछ ना कुछ समस्या रहती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कभी संवेगात्मक बुद्धिमत्ता ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिससे कि हमेशा हिंदी मीडियम को थोड़ा सा नुकसान रहता है। मुझे लगता है कि जैसा सुनील ने कहा कि मेंस के लेवल पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, ये सही बात है। बट जैसे आपने पूछा कि क्या प्रीलिम्स में लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो मुझे लगता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं ना कहीं लैग करती है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। खास करके अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं, या ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं आते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का होने के कारण उनकी मैथ्स और रीजनिंग में जो उनकी स्किल्स है वो काफ़ी कम रहती है।
और सी सैट अभी हालांकि वो बोलते हैं, वो क्लेम करते हैं कि 10th के लेवल की वो मैथ्स रीजनिंग पूछ रहे हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं वो टफ होता है। तो उस चीज़ को टारगेट करना एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बड़ी चुनौती का काम होता है। हम जब रिजल्ट आता है तो हम अपने आसपास के स्टूडेंट्स को देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो जीएस का कट ऑफ वो क्लियर किए होते हैं, बट सीसैट में फेल होते हैं। तो ये एक जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो प्रीलिम्स के समय से ही एक तरीके से आप समझिए कि वो एक ऐसी मेम्ब्रेन है जहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए उस मेम्ब्रेन के जो छेद हैं वो काफ़ी बड़े हैं, वो जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। तो और फिर जैसे सुनील ने बताया कि मेंस में आंसर राइटिंग में चूंकि हिंदी और इंग्लिश के शब्दों को लिखने की जो स्पीड है उसमें अंतर तो है ही, उसके साथ ही जो साइंटिफिक जो राइटिंग का तरीका है, खास करके जो यूपीएससी डिमांड करती है, ऐसा कहा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि हमें पॉइंट फॉर्म में लिखना है, हमें डेटा उसमें डालना है, तो उसकी कमी कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वो पैराग्राफ में या एस्से टाइप का लिखने में वो ज़्यादा सरल होते हैं। तो उनको पॉइंट फॉर्म में लाना और कम 150 शब्दों में अपनी बात को कह पाना एक चुनौती ज़रूर होती है। और जैसा आपका पहला क्वेश्चन था तो उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से और ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं। इस कारण से शुरुआती एजुकेशन में जो अंतर होता है, जैसा सुनील ने बताया सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो है ही। उसके साथ ही जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि का होने के कारण अवेयरनेस की कमी होती है, इस कारण से जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता है। और कई बार अगर एडमिशन मिल भी गया किसी कारण से तो अच्छे कॉलेजेस को जो पढ़ाई का मीडियम है वो इंग्लिश है, तो वहाँ पर जा कर के वो लैग कर जाते हैं। वो एक जो डिफरेंस क्रिएट होता है तो समय के साथ साथ वो अंतर बढ़ता जाता है। तो मुझे लगता है कि वो अच्छे कॉलेजेस में ना पहुँचना और पहुँच भी अंग्रेजी में उनकी जो प्रवाह है, जो उनकी गति होनी चाहिए वो कम है। इस कारण से जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो हमें सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में और उसके रिजल्ट में देखने को मिलता है। तो जैसे मैं आपको रोकूंगा बीच में, प्रीलिम्स के बारे में बात नहीं कर पाया, इनकी मैं एक साइंटिफिक थोड़ा सा एविडेंस देना चाहता हूँ। जैसे अगर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में 100 विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं मान लो, अगर इंग्लिश मीडियम में से प्रीलिम्स पास करने वालों की संख्या 20 है 100 में से, तो हिंदी मीडियम में 100 में से 2 भी नहीं होती है, क्योंकि वो वहीं पे छटके रह जाते हैं। अगर वहीं संख्या कम हो जाएगी तो फिर मेंस में चुनौती होगी। मेंस में कब लोग पहुंचेंगे, मेंस में वैसे ही समस्या है, फिर इंटरव्यू में और भी कम पहुंचेंगे और फाइनल रिजल्ट में वही रिफ्लेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हिंदी मीडियम को अच्छे से सुधारना है तो प्रीलिम्स के लेवल से शुरू करना पड़ेगा। और सीसैट तो खतरा बन के सामने आया है, खासकर हिंदी मीडियम और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लिए। जो पैसेज होते हैं वो क्लेम करते हैं कि जीएस से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उनका हिंदी जो ट्रांसलेशन इतना भयानक होता है, डरावना होता है कि उसको पढ़कर आप उसको समझ नहीं पाओगे। इसके अलावा जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को भी कई बार समस्या उसमें आती है। तो जो ह्यूमैनिटीज है वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा ना। तो इसलिए इस लेवल पे चुनौती को पार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो 100 में से 2-3 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, अगर उनकी संख्या 2 से 10 पहुंचा दी जाए, प्रीलिम्स में ज़्यादा लोग सिलेक्ट होंगे तो मेंस में ज़्यादा होंगे और फाइनल रिजल्ट में भी ज़्यादा होंगे। इसलिए पहले स्टेप से ही काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात पे ही मैं, जो अभी अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए आप क्या सुझाव दोगे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि एज ए टीचर मेरे पास ये बहुत मैसेज आते हैं कि सर अभी मैं 12th कर ली है, हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, अब मैं क्या करूँ। जैसा आपने बताया था कि कॉलेज इंग्लिश मीडियम में लेकर वो वापस वहाँ पिछड़ रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो 11th-12th कहीं पे ग्रामीण पृष्ठभूमि से कर चुका है या मान लो तहसील या जिला मुख्यालय पे किसी स्कूल में पढ़ चुका है, उसे आज की तारीख में क्या करना चाहिए अगर उसे यूपीएससी देना है कॉलेज के बाद? क्या वो एक बहुत अच्छे कॉलेज के लिए अपीयर करे या इंग्लिश मीडियम कॉलेज में जाकर अंग्रेजी में पेपर दे 3 साल बाद, या फिर उसे अपने ही हिंदी माध्यम में ही रहते हुए ग्रेजुएशन हिंदी माध्यम से करते हुए उसी समय तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है? मेरा मत है इस पर कि मुझे लगता है कि एक जो ट्रेंड मैंने देखा है हिंदी मीडियम में खास करके, कि वो इंटरमीडिएट क्वालिफाई करके +2 क्वालिफाई करके वो किसी कॉलेज में इस तरह से एडमिशन लेते हैं जहाँ पर उनको जाना नहीं पड़ता, फिर आकर के वो कोचिंग्स में एडमिशन लेते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। मुझे लगता है ये ट्रेंड कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक है। खास करके अगर आप IAS बन जाते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी चीज़ है, बट अगर आप नहीं बन पाए देन आप प्लान बी जो आपका है वो बहुत जो है लैग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको किसी अच्छी जगह अप्लाई करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वहाँ आपका एडमिशन हो और वहाँ से आप पढ़ाई करें। क्योंकि ये जो आपको बैकग्राउंड नॉलेज है वो जब आप अपने आंसर्स को लिखेंगे यूपीएससी में, चाहे वो एसए के आंसर्स हैं या चाहे आपके जीएस के आंसर हैं और ऑप्शनल में भी, वहाँ पर आपकी जो विषय की समझ है
या जो आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो जो आपको एक यूनिवर्सिटी में माहौल मिलता है कि आप डिस्कशन करते हैं, वहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं जिनके साथ आपका समन्वय होता है, तालमेल होता है, तो वो जो नॉलेज आप एक नॉलेज की आपके पास थाती बनती है, वो फिर आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट करती है। वो आंसर्स आपके सुपरफिशियल ना होकर के उसमें गहराई होती है, कहीं ना कहीं आप किसी आइडियोलॉजी को, विचारधारा को, किसी बड़े थिंकर की बात को आप उसमें डालते हो, तो फिर आपके आंसर्स का वजन बढ़ता है। तो मुझे लगता है ये करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका ये कहना है कि अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लो और वहीं कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक एक चीज़ जो बहुत ही अच्छा मुझे जो लगा, जो सर जो बता रहे थे कि अच्छा कॉलेज डेफिनेटली, बट बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि हर कोई अच्छी कॉलेज नहीं पहुंच सकता है। पर आपने जो कहा कि बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि कॉलेज को बस एडमिशन के लिए लेकर बस कोचिंग में घुस जाते हैं। आई थिंक वो जो पॉइंटर सर बता रहे थे, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो जो कॉलेज लाइफ भी होता है, जाके आप और लोगों से बात करो, इवन इफ इट्स नॉट द टॉप कॉलेज दैट यू गॉट इनटू, बट फिर भी अगर आप वहाँ पे जाकर आप डिस्कस कर रहे हो, तो आपने जो बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक सारे लर्नर्स एंड एस्पिरेंट्स के। देखिए, मैं भी एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, ये है कि यूपीएससी में क्या, आपकी पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जो कल्चर है, आपके जो डेप्थ है आपकी पर्सनैलिटी की, वो बहुत यूज़ होती है। और पर्सनैलिटी कोचिंग आपकी 2 साल में नहीं बना सकती है। वो आपका एजुकेशन सिस्टम शुरुआत से ही आपकी पर्सनैलिटी को रिच करता है, धीरे धीरे उसको कल्टीवेट करता है। इसलिए आपको जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम उसको प्रॉपर अच्छे से करना चाहिए, सो दैट धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बेटर बनती जाए। फिर आप कोचिंग कीजिए। आजकल क्या माहौल हो रहा है कि 12वीं के बाद में लोग सीधा कोचिंग पहुँच जा रहे हैं, उसमें वो पर्सनैलिटी नहीं बन पाती है आपकी। पर्सनैलिटी जो कॉलेज का माहौल होता है, वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है, आसपास के लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, अपने बैचमेट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैंने आईआईटी में जब गया, जब मैं दिल्ली पहली बार आया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया कैसे चलती है। मैं छोटे से गाँव से आया हुआ था, लेकिन जब यहाँ पे आया, 4 साल रहा दिल्ली में, तो मेरी पर्सनालिटी में बहुत सारे बदलाव आए। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ गया, आसपास के लोगों से जाना, तो मेरी इंग्लिश का लेवल भी अच्छा हो गया। मुझे बाहरी दुनिया की समझ हुई कि दुनिया में ये भी चल रहा है, ये भी चीज़ मौजूद है। वही चीज़ें आपको बाद में आंसर राइटिंग में काम आती है। और आंसर राइटिंग आप बिल्कुल एक कृत्रिम आर्टिफिशियल आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं चलती यहाँ पे। थोड़ा सा आप इमोशनल टच देते हो, उसको थोड़ा पर्सनल टच देते हो, आपकी पर्सनैलिटी का उसमें थोड़ा बहुत जाता है चीज़ें। और कई बार आप इंटरलिंक चीज़ों को करते हो। इंटरलिंक वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अनुभव अच्छा हो, उसका नॉलेज डीप हो। अगर जिसके पास शैलो नॉलेज होगा, वो चीज़ों को इंटरलिंक नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको शुरुआत से फॉर्मल एजुकेशन को अच्छे से करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और एक पर्सनैलिटी के लेवल रीच हो जाए, उसके बाद में ही यूपीएससी की तैयारी में उतरना चाहिए। मेरा ये मुझे लगता है एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि यूपीएससी तो ठीक है, एक एग्ज़ाम है, लेकिन जीवन की दृष्टि से देखें तो मतलब जो कॉलेज लाइफ हो गई या जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कॉलेज लाइफ ही ऐसी लाइफ होती है जहाँ मैच्योरिटी आती है हम इमोशनल इंटेलिजेंस सीखते हैं कि कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं करना है। तो वहाँ से जब हम सीख के जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एक अपना कैरियर का पर्सपेक्टिव है, लेकिन जीवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए कॉलेज लाइफ ज़रूरी है, स्कूलिंग प्रॉपर करना ज़रूरी है। अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में भी चूँकि ये सब चीज़ें मैच्योरिटी ज़्यादा चाहिए, आपको क्या आंसर में लिखना है, किस तरह से लिखना है, इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है इंटर की, बाहर क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। तो जब आप कॉलेज में रहते हैं, बेहतर डिस्कशन करते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ, तो वहाँ से धीरे धीरे आपको एक समझ बढ़ती है। इसके साथ साथ आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप यूपीएससी के इंटरव्यू में सीधे चले जाएंगे, आपने अपने दोस्तों के साथ भी कुछ डिस्कशन नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू में कम मार्क्स लाएंगे। जैसे ही अगर आप कॉलेज में रहते हैं, बेहतर पीयर ग्रुप के साथ रेगुलर डिस्कशन में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी समझ बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। इवन मैं अपनी कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो मैं आईटी कानपुर में गया था, और एक बहुत हिंदी मीडियम से पढ़ के गया, स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, तो वहाँ मुझे काफ़ी स्ट्रगल सा करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ सब अधिकांश लोग इंग्लिश मीडियम के थे और मुझे इंग्लिश क्लास में समझ नहीं आती थी। तो अब ये स्ट्रगल जो किया मैंने वहाँ पर, वो स्ट्रगल से मुझे जीवन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जीवन में सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, कि उससे मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल अप हुआ। उसकी वजह से मैं ये सोच पाया कि हाँ, मैं यूपीएससी निकाल सकता हूँ। इवन मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो मतलब मुझे ये भी नहीं पता पड़ता कि दुनिया में कितने इंटेलिजेंट लोग हैं या कैसे कैसे लोग होते हैं। तो बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है हमें कॉलेज लाइफ से, तो वो एक्सपोजर प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हम जीवन में आगे सक्सेसफुल होने की राह में आगे बढ़ेंगे। तो इस पे आप दोनों जैसे IITian हैं, सुनील जी और आलोक जी, आप दोनों ने IIT से अपनी डिग्री करी है।
अब ये सेकंड क्वेश्चन छात्रों का यही रहता है कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली, वो अंग्रेजी माध्यम से करी थी, चाहे किसी भी कॉलेज से करी हो, उसके बाद जब वो तैयारी के लिए आते हैं तो कई मैसेजेस ऐसे आते हैं कि अब तैयारी किस में करें सर, हिंदी माध्यम से करें या इंग्लिश में जो 4 साल से पढ़ा है उसी को थोड़ा सुधारें। उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? आप लोगों ने कैसे उसको डिसाइड किया कि हमें हिंदी माध्यम से देना है पेपर? अगर मैं देखूँ तो सुनील है, मैं हूँ, दोनों के साथ ऐसे हमने शुरुआती एजुकेशन हिंदी में की थी। कॉलेज गए तो काफ़ी दिक्कतें हुई, दिक्कतें हुई, पर हमारा थोड़ा माइंडसेट था ही शुरू में कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। और मुझे तो इवन ये पता था यूपीएससी की तैयारी हिंदी में होती है, पर प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर अवेयरनेस नहीं थी कि हिंदी माध्यम में कम सिलेक्शन होता है। तो मुझे लगता था हिंदी में तैयारी कर सकते हैं, हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो मैं एग्ज़ाम दूंगा और निकल जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में रहता था। ये नहीं पता था कि टफ होने वाला है, पर पॉजिटिव उम्मीद थी कि हिंदी में देंगे निकल जाएंगे। तो हमारे बीच में जो दुविधा थी कि हिंदी लें या इंग्लिश लें, बाद में हमें पता पड़ने लगा कि इंग्लिश से हिंदी से काफ़ी टफ हो जाता है। जैसे जैसे हम कॉलेज पास होने वाले थे, तो जब ज़्यादा टफ हो जाता है तो हमें दुविधा आई कि इंग्लिश में दें या हिंदी में दें। तो हमने काफ़ी सोच विचार करके हमें लगा कि हमारा मन हिंदी की तरफ है, तो हमने हिंदी में गए। लेकिन अब जैसा कि लगता है, जैसा कि फैक्ट्स हैं कि हिंदी में निकालना बहुत मुश्किल है और काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करना चाहिए कि अगर आपने एजुकेशन अपना बैचलर ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है तो थोड़ा सा इंग्लिश को बेहतर करें और इंग्लिश में स्विच करें। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। आईआईटी के बाद में आदमी खिचड़ी बन जाता है अगर देखा जाए तो। वो ना तो अंग्रेजी कर रह पाता है ना हिंदी का रह पाता है। लास्ट में लगता है कि मुझे इंग्लिश भी इतनी आती है, हिंदी भी इतनी आती है। तो आपको वहाँ पे निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है। तो पहला तो ये कोशिश मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी भी बेटर हिंदी से, अगर आप ठीक ठाक आंसर लिख ले रहे हो तो आपको इंग्लिश मीडियम से जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आपकी इंग्लिश में, कि आप इंग्लिश में इमोशनल नहीं हो पा रहे हो, चीज़ें लिख नहीं पा रहे हो, अगर आपकी राइटिंग स्किल इंग्लिश में बेटर, तो आप इंग्लिश में मत जाना बिल्कुल भी। मेरा ये मानना है कि यूपीएससी निकालने के लिए आंसर राइटिंग और मेंस का सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर आप वहाँ पे ही नहीं कर पाए, आपने प्रीलिम्स निकाल लिया इंग्लिश मीडियम से, लेकिन आप मेंस में अटक गए जाके। मेरे 2-4 दोस्त हैं, मैं उनको जानता हूँ, जो सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, कुछ मेडिकल से किए हैं, उन्होंने इंग्लिश मीडियम ले लिया। मैंने उनका देखा कि उनकी आंसर राइटिंग स्किल हिंदी में बहुत अच्छी है, वो प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिए, लेकिन इंग्लिश में मेंस में आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होने की वजह से उनके ऐसे में मार्क्स नहीं आ पाते, एथिक्स में नहीं आ पाते। इसलिए अगर आपकी आंसर राइटिंग बेटर है तो आप इंग्लिश के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी आंसर राइटिंग हिंदी में इंग्लिश से बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो, तो आप इंग्लिश में मटेरियल पढ़ लीजिए और हिंदी में आंसर लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप सिलेक्शन लेना आपका उद्देश्य है, ना कि नॉलेज प्राप्त करना वहाँ पे। तो मेरा ये बात मानना है कि अगर आपको लिटमस टेस्ट पेपर अगर करना पड़े तो वहाँ पे ये करना चाहिए कि आप बैठ के 10-15 दिन थोड़ा पढ़िए दोनों भाषा में, उसके बाद में क्वेश्चन उठाइए, उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए कि मैं इंग्लिश में कैसे लिख पा रहा हूँ, हिंदी में कैसे लिख पा रहा हूँ, दोनों में लिख के देखिए और अपने किसी थर्ड पर्सन को चेक करवाइए। अगर वो कैसा सुझाव दे रहा है, आपको अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है, कॉन्फिडेंस किस में ज़्यादा आ रहा है, वो लैंग्वेज वो मीडियम आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, ये फैक्ट है, फैक्ट को नकार नहीं सकते। और जो यूपीएससी का सिस्टम है उसमें हम बदलाव कर नहीं सकते, जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम उसके साथ ही हमको चलना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इन सारी बातों को ध्यान रखो कि मेरा भला किस में है, फाइनली मुझे कहाँ सिलेक्शन ज़्यादा मिलने के चांस है, वही मीडियम आपको अपनाना चाहिए। जैसे इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा 12th तक जो एजुकेशन हुआ वो हिंदी मीडियम में था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया था एग्रीकल्चर में, तो वो पूरी तरह 4 साल मेरा इंग्लिश मीडियम रहा। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो मेरा था वो भी इंग्लिश में रहा। तो बाद में मेरे सामने ये था कि कौन सा अपन चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। तो फिर मैंने ये देखा कि जो एक पकड़ है मेरी भाषा में वो है हिंदी। लेकिन मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ये भी कहना चाहूँगा कि यूपीएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो केवल हिंदी जानना पर्याप्त नहीं है। जब तक आपको बेहतर तरीके से इंग्लिश नहीं आएगी तब तक आप सिलेक्शन लेने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप प्री में जब पेपर दोगे तो आपको अगेन वहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन दोनों को देखना पड़ेगा। मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको वो पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती है, बहुत सारा ऐसा मटेरियल रहता है जिसको कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में टैली करना रहता है। फिर मैं एक और आपको कहूँगा कि जैसे मैंने मेरे जीएस पेपर पूरे वो हिंदी में दिए थे, मैंने मेरा ऑप्शनल जो था एग्रीकल्चर, अगर मैं उसको हिंदी में लिखता तो बहुत टफ था।
तो मैंने उसको इंग्लिश में लिखा। अगेन जो मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस था वो पूरा इंग्लिश में होता है, तो मैंने उसको इंग्लिश में दिया। मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ और मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा उसमें। मैंने इंटरव्यू नहीं दिया उसका, क्योंकि इधर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों भाषाओं पर जब तक आपकी अच्छी पकड़ नहीं होगी, तब तक कहीं न कहीं हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको टफ लगेगा यहाँ पर सिलेक्शन लेना। तो दोनों भाषाओं में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखिए, सिलेक्शन के बाद में भी आपको हमारी देश की जो राजभाषा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों है, वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में काफ़ी काम करना पड़ता है। तो इंग्लिश का जो वर्किंग नॉलेज है फिर भी आपको चाहिए होता है, तो क्यों ना इस वर्किंग नॉलेज को पहले ही डेवलप कर लिया जाए ताकि बाद में समस्या ना हो और पहले भी आपकी तैयारी में भी हेल्प मिले। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं और काफ़ी जानकार मैंने देखे हैं जो मेंस का जो क्वालिफाइंग पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें काफ़ी लोग अटक जाते हैं। तो अगर वर्किंग नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे, प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा, आप पैसेज वगैरह अच्छे से पढ़ लोगे और साथ में मेंस में जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको भी अच्छे से कर लोगे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश को आपको बिल्कुल बाधा के तौर पर नहीं देखना, इंग्लिश को एक चुनौती मानना है और उसको पार करना है कि मुझे इंग्लिश को पार करके और अच्छा इंग्लिश बनाना है। क्योंकि इंग्लिश आज का ग्लोबलाइजेशन का दौर है, देखिए इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते हो, तो सच्चाई है उसका सामना आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो आपको कल करना पड़ेगा। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि इंग्लिश के जो ग्रामर है, बेसिक्स है, आपका जो बेसिक वोकैबुलरी है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बेसिक्स आपका अच्छा होगा तो आप आराम से उसको चुनौती को पार कर सकते हो। तो आनंद जी, आपने कैसे डिसाइड किया था हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम? नहीं, मेरा तो हिंदी मीडियम, मैंने 12th तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम में की, फिर ग्रेजुएशन में मैं BHU में गया, वहाँ मैंने हिस्ट्री जो है ऑनर्स सेलेक्ट किया, तो हिस्ट्री उसकी भी पढ़ाई मैंने जो है हिंदी मीडियम में ही की। तो मेरे पास मतलब ये था कि मैं इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक मैं लिख पढ़ लेता था, लेकिन मुझे लगा कि जो मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूँ, जैसा सुनील ने कहा, वो हिंदी में मैं अच्छा व्यक्त कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी मीडियम चुना। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक है, मतलब इवन ये नहीं कि आप बस थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, अगर ठीक ठाक है तो ही आपको UPSC में इस तरह के प्रयोग करनी चाहिए। क्योंकि UPSC ऐसा एग्जाम है जहां आप, चलिए GS के आंसर हैं जिसमें आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, बट ऐसे एक ऐसा पेपर है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वहां आपकी ग्रामर की नॉलेज, आपकी वोकैबुलरी, ये सब काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उस पेपर में आप अच्छा कर पाएंगे। इवन एथिक्स का पेपर हुआ या ऑप्शनल का पेपर हुआ, उसमें भी आपको बहुत से मतलब डेप्थ की ज़रूरत होगी। तो अगर आप जिस भाषा में सरल हैं उसी भाषा को आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि UPSC, मुझे अगर आप प्रयोग करने बैठ गए तो हो सकता है कि आपका 3 साल 4 साल 5 साल निकल जाए, और ये जो समय है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। तो आपको वहाँ पर, मुझे लगता है कि अगर आप एक ठीक ठाक स्तर तक अंग्रेजी जहाँ आप क्वालिफाइंग क्लियर कर ले जाएं, वो तो ज़रूरी है, बट उसके बाद आपको अपनी भाषा को सुधारने के बजाय आपको अपने कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो कि मेरी ग्रेजुएशन में मेरी यही समझ विकसित हुई कि मुझे लगा कि मैं अगर कंटेंट पे अपने ज़्यादा ध्यान देता हूँ तो शायद मैं UPSC में अच्छा कर ले जाऊँगा, ना कि भाषा के स्तर पर। और भाषा तो सीखी जा सकती है, बाद में भी सीख लेंगे। तो मेरे लिए तो इसने वर्क किया। मैंने हिंदी में ही पूरा एग्ज़ाम लिखा और हिंदी में मैंने ग्रेजुएशन किया। सब कुछ सारा मेरा मटेरियल भी हिंदी में था, जिसमें मुझे GS और ऑप्शनल के पेपर्स में तो बहुत ही अच्छे नंबर मिले। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ और आंसर राइटिंग का जो तरीका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अगर आपका अच्छा है, साइंटिफिक है, UPSC की डिमांड के अनुकूल है, फिर आप किसी भी माध्यम में जा सकते हैं। थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, जैसा कि सुनील ने कहा, वो रिक्वायर्ड है। देखिए, भाषा ही सब कुछ नहीं होती, भाषा के अलावा उसको प्रेजेंट करने का तरीका आपका क्या है। जैसे आनंद ने पहले बताया था कि आपको पॉइंटर फॉर्म में, आपको GS में उसमें लिखना पड़ता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पॉइंटर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। आपको कहानी बिल्ड नहीं करनी होती। मैंने बहुत सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स की कॉपी देखी है, वो कहानी बिल्ड करने पे हमेशा कहानी बिल्ड करने लग जाता है। GS का पेपर हो, एथिक्स का पेपर हो, आप कॉलेज से आदत ही कॉलेज से आदत है कि आपको कॉपी के पन्ने भरने, जितने वेट होगा उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरे साथ मेरे एक एडवांटेज ये है कि मेरे आसपास के दोस्त थे वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम के थे, और मैंने उनसे बहुत सीखा ऑब्जर्व करके कि यार ये लोग कैसे आंसर लिख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स में ऐसा क्या है कि वो कर पा रहे हैं, कंटेंट वही रहता था लेकिन उसको पेश करने का जो तरीका है वो उनका अलग रहता था। मैं काफ़ी उससे प्रभावित हुआ और मैंने धीरे धीरे अपनी राइटिंग स्किल में हिंदी में ही वो पॉइंटर फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बेटर हुआ और चीज़ें आसान हो गई। देखो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ज़्यादा अंतर नहीं है, जो ब्रेन है वो सेम ही होता है, ऑलमोस्ट IQ लेवल लगभग सेम है, लेकिन कई बार वो भटकाव के चक्कर में, अच्छे गाइडेंस के अभाव में
और क्या होता है कि उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाता कि कैसे आंसर लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है। नॉलेज उनके पास बहुत होता है, लेकिन वो उसी 3 घंटे में उस पेपर को प्रेजेंट करने में पीछे रह जाते हैं और फिर मार्क्स उनको आ नहीं पाते। और यूपीएससी तो एक एक नंबर का खेल है। देखिए 1 नंबर पे आपकी 10 रैंक जाती है, 10 नंबर आते हैं 100 रैंक, 40-50 नंबर होते हैं आप लिस्ट से बाहर। तो बस ये 40-50, देखिए 8 पेपर होते हैं। मैं एक गणित आपको समझाऊँ, 7 पेपर जिसमें नंबर जुड़ते हैं 7 पेपर होते हैं। अगर आप एक पेपर में 4 नंबर गवा दिए, 20 सवाल होते हैं, 0.5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.25 मार्क्स हर क्वेश्चन में आपको लूज कर रहे हो, तो 4-5 नंबर आप हर पेपर में लूज कर जाओगे। 30-35 नंबर लूज करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस आपको समझना होगा, तभी जाके ये मुझे बहुत पता है कि कैसे 10-10 नंबर से मेरा IAS हमेशा रुक जाता था, IPS में अटक गए। फाइनली जब मेरा GS अच्छा हुआ, ऐसे भी अच्छा हुआ, सारी चीज़ें बढ़िया हुई, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए, वो एक एक नंबर जुड़ के ही आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए बोलो कोई दिक्कत नहीं। आंसर राइटिंग के बारे में मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मैंने किया, मुझे लगता है कि जैसे अगर आप जो सोर्सेस अपने पढ़ रहे हैं उनका आपने नोट्स बना लिया, ठीक से उसको आपने तैयार कर लिया, एक जो आपका मिनिमम लेवल है वो आ गया। उसके बाद जो मैंने ये किया कि जैसे सुनील ने बताया कि इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर्स हैं और हिंदी मीडियम के भी टॉपर्स, दोनों की कॉपीज को मैंने खूब सारी उनकी पढ़ाई की। जो उन्होंने आंसर लिखा बहुत सारी कोचिंग पे आपको मिल जाएगा, तो उनको मैं डाउनलोड कर लेता और उनकी मतलब रेगुलर बेसिस पे मैं 1.5-2 घंटे रोज उनके आंसर्स पढ़ता था। और कई सारे आंसर जो मैंने यूपीएससी में भी फ्रेम किए वो कहीं ना कहीं उसी बेसिस पे होते थे कि जैसे मुझे अगर इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन मेरा 2 से 2.5 लाइन, इससे ज़्यादा मैं कभी भी नहीं लिखता था। कि वो जो मेन क्रक्स है, आपको उसका जो कोर आइडिया है वो मैं इंट्रोडक्शन में बता देता था। कोई फैक्ट अगर एक है, उस फैक्ट, क्योंकि सेकंड और थर्ड पेपर में कई बार फैक्ट्स बहुत यूज होते हैं, फैक्ट को डाल देता। और फर्स्ट और फोर्थ पेपर के लिए मैं ये करता था कि जैसे इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में भी जैसे कोई फ्रेज है, उस फ्रेज का जैसे आप ये कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ठीक, अंत्योदय से सर्वोदय की जो भावना है कि एक अंतिम आदमी को हम उठा करके कहाँ पहुँचा सकते हैं, सर्वोदय गांधी जी की भावना है, या जो गांधी जी के 7 पाप हैं उन सब चीज़ों को, या सबका साथ सबका विकास है, सर्वे भवन्ति सुखना है, ठीक, एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति, कि सत्य एक ही है, जानकार लोग उसे अलग अलग तरह से बोलते हैं। तो इन सब तरह की जो चीज़ें थी, या बहुत सारी, मैं पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में भी मैंने पढ़ रखा था, ग्रेजुएशन में मेरा पॉलिटिकल साइंस था, हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो उसमें भी पढ़ रखा था। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे अशोक की फिलॉसफी है, महात्मा बुद्ध की जो लर्निंग्स हैं, उन चीज़ों को मैं इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में डालता था। तो उससे क्या होता है कि जब शुरुआत में हमने बात की कि जब आप कॉलेज में रहते हैं तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, तो उसका जो आपका इम्पैक्ट आता है आंसर में, वो एक डाइवर्सिफाइड आंसर आपका बनता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आपका आंसर जितना विविध होगा, जितने एंगल से आपने उसमें पॉइंट्स को डाला होगा और लिखा होगा, मुझे लगता है कि एग्जामिनर को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप उस पॉइंट को लिख करके अपनी बात को छोड़ दे रहे हैं तो वो उस चीज़ को समझ जाएगा, क्योंकि 150 शब्द और 250 शब्द में हमारे पास उतना स्कोप नहीं है। तो जो मेन आइडिया है, कोर आइडिया है, वहाँ पर हमें ज़रूर हिट करना चाहिए। और ऐसी टैक्टिक्स जो मुझे लगता है मैंने अपनाई, ऐसी लोगों को अपनानी चाहिए, तो फिर वो जीएस में बढ़िया, मतलब ऑप्शनल में भी ये किया जा सकता है, जीएस और ऑप्शनल में बढ़िया आप कर सकते हैं। कभी कभी तो एस्पिरेंट्स कहानी ऐसे घुमाते रहते हैं, जब तक वो पॉइंट पे पहुंचे उनके पास स्पेस खत्म हो चुका होता है, टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए लास्ट में आंसर लिख ही नहीं पाते। और एग्जामिनर क्या देखेगा, यार ये कहानी बना रहा है, जब आंसर जो डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड, वो कब सेटिस्फाई होगी। इसलिए क्वेश्चन की डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी क्वेश्चन की डिमांड तक पहुँचा जाए, उसको सेटिस्फाई किया जाए। क्वेश्चन में मान लो कई बार 4 पार्ट होते हैं, अब 2 पार्ट का आंसर लिख दिया, पता चला आंसर जो सीट है उसकी स्पेस खत्म हो गया। क्योंकि आजकल क्या होता है यूपीएससी में कि हर क्वेश्चन के साथ फिक्स स्पेस आता है, इसलिए अगर आपने शुरुआत में वेस्ट कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। और आपको तैयारी के दौरान एक स्किल ये विकसित करना चाहिए कि क्वेश्चन की जो कंटेंट का स्ट्रक्चर है वो पहले पेपर पे बनाना सीखिए आप धीरे धीरे, कि मैं इंट्रोडक्शन भी लिखूंगा, और फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ना स्ट्रक्चर को बनाने की, तो लास्ट में आप एग्जाम में माइंड में स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्वेश्चन देखते ही कि मुझे इंट्रो में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका आएगा। तो आप जितना हो सके आंसर लिखिए, और मुझे लगता है प्रहलाद शायद इसके बारे में और भी अच्छा आंसर दे पाएगा। अच्छा, इससे पहले कि आप मेंस पे और चर्चा करें, मैं उस पे वैसे भी सवाल आपसे पूछूंगा। एक बात जो आपने बताई थी कि आपने इंग्लिश में भी ऑप्शनल को लिखा है, जी,
तो जैसे अभ्यर्थी जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए आप बता दीजिए कि क्या माध्यम चेंज हो सकता है? ऑप्शनल में आप अलग माध्यम से लिखे हैं और जीएस में अलग माध्यम से लिखे हैं और इंटरव्यू अलग से दें। जी, जहाँ तक मैंने देखा है कि ये जो चेंज हुआ है यूपीएससी में, ये 2018 से हुआ है, बिल्कुल, जिसमें आप जीएस के जो पेपर्स है वो किसी और लैंग्वेज में लिख सकते हो और अपना जो ऑप्शनल है वो किसी और लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो मैंने जैसे जीएस पूरा अपना हिंदी में लिखा था और ऑप्शनल पेपर मैंने इंग्लिश में लिखा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल। आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर ही? हाँ जी, मेरा एग्रीकल्चर। तो मान लीजिए कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग का अपना उसने ऑप्शनल ले रखा है, तो लोग इवन उल्टा भी कर रहे हैं, जैसे कई लोग इंग्लिश मीडियम से जीएस लिख रहे हैं और हिंदी साहित्य ऑप्शनल लेके हिंदी में लिख रहे हैं पेपर, और इंटरव्यू भी हिंदी में दे रहे हैं वो लोग। तो उल्टा भी संभव है, ऐसे भी संभव कि आप जीएस हिंदी में लिख रहे हो, ऑप्शनल को इंग्लिश में। जैसे आपकी मैथ ऑप्शनल है, आपने ग्रेजुएशन मैथ से किया है, अब मैथ को आप हिंदी में लिखना चाहोगे तो पागल हो जाओगे लिखते लिखते। उसको कितना लिखोगे? मेरा सिविल इंजीनियर है, इंजीनियरिंग, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको हिंदी में? लिख ही नहीं सकता, ना तो मटेरियल अवेलेबल है ना ये उसकी भाषा अवेलेबल है। इसलिए आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट टेक्निकल और आप अच्छे उस सब्जेक्ट में, तो मेरा मानना है कि जीएस और ऐसे को आप हिंदी में लिखिए और बाकी ऑप्शनल को इंग्लिश में लिखिए। अगर आपने ऑप्शनल में मान लो 300 स्कोर कर दिया 500 में, तो आपकी आधी कहानी तो वहीं मतलब सॉल्व हो जाएगी। तो एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ हिंदी इंग्लिश की डिबेट में जो छूट गई है, कि चूँकि इंग्लिश का एक क्वालिफाइंग पेपर होता ही है, वो हिंदी मीडियम वालों को पास करना ही है। तो मैंने जनरली देखा है कि लगभग हिंदी मीडियम के 10% लोग उधर ही फेल हो जाते हैं। तो मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कम से कम उन्हें सीरियस रहना है कि इंग्लिश का पेपर, जो सीरियस स्टूडेंट है, सीरियसली मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर पास करना ज़रूरी है। तो सिर्फ जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदी के सोर्स तक ही सीमित ना रहें, जब क्योंकि अब आजकल इंटरनेट का दौर है, अधिकांश चीज़ें हम इंटरनेट से ही पढ़ते हैं। तो और चूँकि इंटरनेट पर कई बार बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल वगैरह मिल जाते हैं, आप कुछ भी इंटरनेट पर सर्च करना चाहते हैं, टॉपिक का नाम डालिए, पीछे यूपीएससी डालिए, तो कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल मिल जाएंगे आपको। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। इंग्लिश में हिंदी में पढ़ ही रहे हैं पर इंग्लिश में भी पढ़ते रहें, ताकि जब आप क्वालिफाइंग पेपर की बात आए, इंग्लिश को पास करने की बात आए, तो आप काफ़ी सहज रहें, ना कि उन 10% लोगों में आ जाएं जो कि उस फेल होने की वजह से आप इतनी मेहनत करके मेंस तक पहुंचते हो। प्रीलिम्स बहुत मुश्किल है हिंदी मीडियम के लिए, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और इतना मुश्किल से आप मेंस तक पहुंच रहे हो, और फिर छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका सारा करियर बर्बाद है। उस गलती को कम से कम नहीं दोहराना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी से बिल्कुल दूरी बनाए, बिल्कुल अंग्रेजी भी देखते रहना साथ साथ। अगर अंग्रेजी से दूरी बनाएंगे तो आपको कहीं न कहीं उससे बड़ा नुकसान होगा। बड़ा नुकसान, या तो आप जो क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश का उसमें रह जाओगे, फर्स्ट आप प्रीलिम्स में ही लटक जाओगे, क्योंकि बहुत सारा बार आपको हेल्प लेनी रहती है। जब आप पैसेज देखते हो तो हिंदी वाले इतने टफ रहते हैं, आपको इंग्लिश देखना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। तो प्री में भी आपको नुकसान, मेंस में बहुत बार क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको इंग्लिश चाहिए, और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स रहती हैं जो हमेशा इंग्लिश में आती है। तो उनकी रिपोर्ट्स का जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जो कई बार आप मेंस में यूज करते हो, इंटरव्यू के टाइम में यूज करते हो, तो जब तक आप उनको समझ ही नहीं पाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो क्वालिटी है, चाहे मेंस में आंसर राइटिंग हो या इंटरव्यू के टाइम हो, तो उनमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो फिर वो ये कंपटीशन का टाइम है, और कंपटीशन की मतलब टफ कंपटीशन है, तो जब तक आपके आंसर राइटिंग में वो बेहतर क्वालिटीज़ नहीं आएगी तो फिर कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं प्रहलाद के आंसर में एक चीज़ और जोड़ दूँ, मतलब यूपीएससी में जैसे मैंने 5 बार इंटरव्यू दिया यूपीएससी का, तो प्रीलिम्स में दिक्कत है ही, मेंस में भी दिक्कत है, पर इंटरव्यू में भी एक चुनौती आ सकती है इंग्लिश को लेके। जैसे कि मेरा जो इस बार का इंटरव्यू था 5th, तो सत्यवती मैम के बोर्ड में था, तो मैम ने बोला कि आप तो इंजीनियरिंग की हो तो इंग्लिश तो आती होगी, तो हम सारे बोर्ड मेंबर आपसे इंग्लिश में सवाल पूछेंगे, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। अब दुविधा आ गई कि हम तो हाँ ही बोलेंगे कि मैम कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए। जबकि मीडियम आपने इंग्लिश भरा, वो हिंदी भरा इंटरव्यू का, तो मैंने मीडियम हिंदी भरा था, तो बोली हम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे, आप पूरा बोर्ड, अब आपको आंसर देने में लिबर्टी है कि आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं। तो मैंने बोला आप इंग्लिश में पूछिए, मैं हिंदी में आंसर देने का अपना प्रयास करूँगा। तो उन्होंने सारे क्वेश्चन मुझसे इंग्लिश में पूछे, पूरे 5 बोर्ड मेंबर ने, और मैंने आंसर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दिए। तो मतलब अगर आपको इंग्लिश में अगर कंफर्ट थोड़ा भी पीछे रह जाएगा तो आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगी। और इंटरव्यू ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया तो आपके मार्क्स 180 से 130 हो सकते हैं, और 50 नंबर का ये बहुत बड़ा होता है। तो एक बेसिक इंग्लिश मुझे लगता है कि आनी ही चाहिए, चाहे आपको क्वेश्चन पूछते वक्त कम से कम कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझ में आ जाए। ब्यूरोक्रेट्स, कई बार कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका आप मतलब देखेंगे कि वो मेंस में बहुत अच्छा है,
मतलब वो जीएस के आंसर्स बहुत अच्छा लिखते हैं, ऑप्शनल बहुत अच्छा लिखते हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी मतलब हैं जो एक तो मेरे साथ ही थे। तो उनके कुछ सालों में चूँकि इंटरव्यू में उनका नहीं निकला, तो पिछले साल का जो उनका मार्क्स था वो काफ़ी अच्छा था रिकॉर्ड उनका। बट अगले साल क्या हुआ कि इंग्लिश में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और किसी तरह से इंग्लिश वो 2-4 मार्क्स से शायद पास हो गए होंगे। दूसरे साल वो इंग्लिश में भी फेल हो गए। तो अब आपके पास ये दुविधा है कि आप सोचिए, आप मेंस मतलब जो भी आपकी नॉलेज है, जो आपका टेस्ट होना है जिसमें आपने इतनी मेहनत की, वो आपका चेक ही नहीं हो पाया। वो पता ही नहीं चल पाया दुनिया को या बोर्ड को या एग्जामिनर को कि आप किस लेवल के हैं, क्या आपके अंदर पोटेंशियल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स को ये करना चाहिए कि जो करंट अफेयर्स, चूँकि हिंदी मीडियम में करंट अफेयर्स की कमी है, तो मुझे लगता है वो एक तरीके से कि वो दोहरा फ़ायदा कर सकता है कि करंट अफेयर्स के बहुत सारे आर्टिकल उनको अंग्रेजी में ऑनलाइन पढ़ लेना चाहिए। ठीक, वो ऑनलाइन अगर अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो उनका करंट अफेयर्स तैयार हो रहा है, जो कि हिंदी मीडियम में के सोर्सेज में उनको नहीं मिल रहा है। उसके साथ ही उनकी इंग्लिश की नॉलेज, जो कि उन्हें वहाँ एस्से में लिखना है, इस पेपर में क्वालिफाइंग पेपर में, या कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करने हैं, या सिनोनिम्स या उसके जो भी चीज़ें लिखनी है, तो उसमें उनको फ़ायदा हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन सोर्सेज को आप पढ़ते रहें, 1-आधे घंटे आप दे सकते हैं। 2-4 आर्टिकल अगर आप हर दिन पढ़ लेंगे तो आप करंट अफेयर्स से जो है रूबरू रहेंगे, और उसके साथ ही आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग भी अच्छा हो जाएगा, और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको एस्से के पेपर में होगा। तो ये मतलब मुझे लगता है ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो सकता है जहाँ से आप एक फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने जो एक करंट अफेयर्स वाला पॉइंट रेज किया है, तो इसी में एक सवाल जो सबसे कॉमनली आता है कि अखबार कौन सा पढ़ें। तो आप लोगों ने कौन सा अखबार पढ़ा? हिंदी मीडियम के लिए तो क्राइसिस है, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, पूरी क्राइसिस है। हिंदी मीडियम का अखबार कह रहे हैं कि पढ़ने अखबार पढ़ो ही नहीं। नहीं, ये नहीं है कि हिंदी के अखबार आप नहीं पढ़िए, आप हिंदी की मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के जो करंट अफेयर्स के आप ऑनलाइन सोर्सेज पे जा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी सबका यही कॉमन यहाँ पर मत आ रहा है कि अंग्रेजी आपको जानना ही चाहिए। तो आपको अंग्रेजी के जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ लो। हिंदी मीडियम में जो भी आप मैगजीन्स आ रही हैं वो आप जो 1-आध मार्केट में अच्छी हैं वो पढ़िए, उससे आपका काम हो जाएगा। हाँ, ये है कि कोई अगर इंग्लिश मीडियम वाला एक द हिंदू पढ़ रहा है, एक दूसरी कोई मैगजीन पढ़ ले रहा है, उसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि आप एक मैगजीन पढ़िए और दूसरा ऑनलाइन वाला पढ़िए। तो मैंने तो ऐसे ही दोनों को सब्सटेंशिएट किया, और उससे ठीक ठाक वेबसाइट ऐसी भी हैं जो ट्रांसलेशन भी दे रही हैं आजकल, जो द हिंदू के आर्टिकल हैं, इंग्लिश जो इंडियन एक्सप्रेस के हैं, और भी आर्टिकल्स अच्छे आ रहे हैं, उनका ट्रांसलेशन थोड़ा सरल भाषा में प्रस्तुत हो रहा है। बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, वेबसाइट हैं, और मैगजीन भी कई शामिल उसमें कर रही हैं उसको। तो कोशिश करना चाहिए कि मिक्स एक स्ट्रेटजी अपनाई जाए उसमें, कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ लिया फिर हिंदी पढ़ लिया। लेकिन हिंदी के पेपर आज इस स्तर पर के आधे पे स्तर पर नहीं है कि वो यूपीएससी को मतलब सेटिस्फाई कर सके डिमांड को। ये मतलब बिल्कुल सहमत हूँ मैं दोनों की बातों से, पर चूंकि हिंदी में एक पेपर कौन सा पढ़े, फिर भी लोगों को मन में तो जिज्ञासा रहती है। तो एक पेपर है दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्कृत। मेरा स्पष्टली मानना है कि एटलीस्ट आप जो पेपर होता है हिंदी में देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए, मतलब 10 मिनट 20 मिनट, क्योंकि आपको ओवरऑल आइडिया रहता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आपको ये आइडिया नहीं, आपने अखबार ही नहीं पढ़ा, टोटली आप डिपेंडेंट हो गए कि कोई आर्टिकल का हिंदी में ट्रांसलेशन मिल जाएगा किसी कोचिंग वेबसाइट में, तो वो भी ठीक नहीं। आप एक बार 20 मिनट में एक बार देख लीजिए अखबार में क्या क्या चल रही है, न्यूज़ क्या चल रही है, तो एक थोड़ा सा मन में सेटिस्फेक्शन रहता है। दूसरी चीज़ वही है कि चूँकि आजकल आप इंग्लिश में भी आर्टिकल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाइंग पास करना है। आपको थोड़ी भी दिक्कत आती है तो आप आजकल तो यूट्यूब पे ऑडिटोरियल के हिंदी वर्जन भी आने लगे हैं, या वेबसाइट पे भी आर्टिकल ट्रांसलेट करके आ रहे हैं, तो वहाँ से आप अपना जो लैक हिंदी के अखबारों में जिसकी कमी है उसको वहाँ से पूरा कर सकते हैं। एक तो हिंदी में जो हिंदी का अखबार है ना, उसमें ओपिनियन बिल्डिंग अच्छा नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम का अखबार है उसमें ओपिनियन अच्छा आता है, कि जो ओपिनियन बिल्ड करते हैं दोनों का एनालिसिस करके, वो इंग्लिश में बेटर एनालिसिस होता है, लेकिन हिंदी वालों में वो लैक करता है। और इसलिए आपको ना थोड़ा सा हिंदी के न्यूज़पेपर को पढ़ो कि जल्द थोड़ा सा पलट लो कि भाई क्या चल रहा है देश दुनिया में, लेकिन उससे अपना ओपिनियन बिल्ड मत करो। ओपिनियन के लिए बाकी सोर्सेज पे निर्भर होना जैसे चाहिए। हिंदी मीडियम, जैसे आप सेकंड और थर्ड पेपर में हमें न्यूज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है कि करंट अफेयर्स, बट हिंदी मीडियम के अखबार के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको जैसे पॉलिटी की न्यूज़ है, तो अब वो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसका वो एक लेमैन वाला जो नॉलेज है वो वहाँ पर वो आता है, किस एक्ट के थ्रू, किस प्रावधान के थ्रू, कौन से रेगुलेशन से ऐसा हो रहा है पार्लियामेंट में जो भी चल रहा है या जो भी काम हो रहा है। या इकोनॉमिक्स के नॉलेज है, इकोनॉमिक्स में अब सेंसेक्स इतना बढ़ा, इतना गिरा, निफ्टी इतना बढ़ा, इतना गिरा, उससे हमें ज़रूरत नहीं होती है। हमें ज़रूरत क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या रिपोर्ट आई हैं,
एग्रीकल्चर का अभी ग्रोथ का पैटर्न कैसा चल रहा है, स्पेस सेक्टर में क्या काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में कैसी चीज़ें हो रही हैं, या साइंस की जो हमें जानकारी होनी चाहिए। साइंस की तो खबरें होती ही नहीं, मतलब नोबेल पुरस्कार किसको मिला उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और नॉलेज वहाँ पर जो है आती होगी। तो यहाँ पर आप लैग करते हैं। हाँ, अवेयरनेस के लिए ठीक है, आप 10-20 मिनट दे दीजिए, उससे ज़्यादा समय आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आप मतलब एक न्यूज़, आप ये मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, तो आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि जो आपको ज़रूरत है और जो आपके एग्ज़ाम में काम आनी है वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आपके मन की संतुष्टि के लिए जरूर चाहते हैं तो आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। बट मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन, मैंने तो नहीं पढ़ा। और हाँ, इंटरव्यू के टाइम जरूरी, इंटरव्यू के टाइम आप पढ़ सकते हैं। इंटरव्यू के टाइम आप एक नहीं 2-3 अखबार भी पढ़िए, और एक इंग्लिश का अखबार पढ़िए, एक हिंदी का अखबार पढ़िए, हिंदी के भी जरूर पढ़िए, क्योंकि कई बार लोकल न्यूज़ जो होती हैं वो आपको वहाँ से मिलती हैं और वो चीज़ें पूछ ली जाती हैं क्योंकि आप उससे रिलेट करते हो, तो तब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट मेंस में आप उसको स्किप कर सकते हैं। जैसे सर मेरा इसमें क्या स्ट्रेटेजी रही थी कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, क्योंकि डायरेक्टली आप द हिंदू नहीं पढ़ सकते या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। तो कोशिश क्या करना चाहिए कि आपने हिंदी का पेपर लिया, हिंदी में सबसे बेस्ट पेपर है जैसे दैनिक जागरण, आप उसको लो, उसको देखो कि आज कौन कौन सी न्यूज़ आई है। तो फ्रंट पेज पे या फिर इकोनॉमी वाला जो पेज है वहाँ पर आपको मेन न्यूज़ पता लग जाएगी। तो जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो द हिंदू में भी वैसी रहेगी और यहाँ पर भी ये सेम न्यूज़ रहेगी। तो आप एक बार एक आइडिया आपको रह जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है, कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आप 20 से 25 मिनट हिंदी वाले पेपर को दो, उसके बाद आप द हिंदू लो, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनमें से आप फैक्ट्स लिख लो कि हाँ ये मेन पॉइंट्स हैं। अगर आपने टॉपिक्स भी अपने लिख लिए एक पेज पर कि आज इस पर्टिकुलर डेट को ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ ही आ गया कि कहीं न कहीं किसी विधानसभा में ये बैटर चल रहा है, तो वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जब भी आप पॉलिटिक्स पढ़ोगे उस पर्टिकुलर चैप्टर को, तो आप एम्फेसाइज उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे करोगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। फिर फ्यूचर में आप कोई भी मैगजीन उठाओगे तो मैगजीन में आपको हर एक टॉपिक नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने उस दिन पढ़ा था, उस टाइम न्यूज़ में करंट में रहा था ये, तो वहाँ पर पढ़ते टाइम आपको एक फीलिंग आएगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि किसी मंथ की मैगजीन आप उठाओगे जैसे आएगी तो वो हर एक चीज़ आपको न्यू लगेगी, फिर आपको रटना पड़ेगा हर एक चीज़। तो सबसे बेस्ट है कि आपका एक टॉपिक कनेक्शन रहना चाहिए उसके साथ। तो ये मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी अपनाई कि इस टाइप से दैनिक जागरण और द हिंदू को पढ़ के टॉपिक्स को कलेक्शन करना, फिर जो भी मैगजीन आपको पढ़ना है उसको उस पर जाकर एक अच्छा फिर कमांड बन जाती है करंट अफेयर्स पर। तो आप चारों की जो बातें हैं उसका अगर मैं सार सामने रखूं छात्रों के लिए, तो ये है कि कोई एक अखबार ऐसा नहीं है जिस पे आपको 1 घंटा 1.5 घंटा देना है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले देते हैं 1.5 घंटा हिंदू पढ़ रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। एक अखबार से टच में रहिए, 15-20 मिनट उसे पढ़िए और उसमें से जो इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स लग रहे हैं उनको या तो आप सर्च करके पढ़ लो या उस पर एडिटोरियल किसी और अखबार से पढ़ लो या ट्रांसलेटेड आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है। थोड़ा मेहनत आप लोगों की ज़्यादा लगेगी पर ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। सर इसमें मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूँगा कि हिंदी मीडियम का जैसे दैनिक जागरण है, उसमें होता है क्या कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहती है, स्पेशली बेकार के मुद्दे। अगर किसी भी स्टेट में इलेक्शन होगा तो इलेक्शन की न्यूज़ बहुत भरी हुई रहेगी, तो बच्चे क्या है कि उन्हीं में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं था टाइम कहाँ चला गया है। तो उससे बचना है, उससे बचने के लिए आपके पास हमेशा सिलेबस होना चाहिए कि हाँ करंट अफेयर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में और क्वेश्चन पेपर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मेरे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, तो उन्हीं को स्टिक रहना है। ऐसे नहीं कि जो भी न्यूज़ आपको अच्छी लगी, आपको जो दिल से अच्छी लग रही है आप उस पर टाइम दे रहे हो, तो उससे थोड़ा सा बचना है यहाँ पर। तो एक बात और ऐड करना चाहूँगा, मतलब एक मैसेज देना चाहूँगा एस्पिरेंट को कि कई बार क्या होता है हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ कि उन्हें अखबार जैसे न्यूज़पेपर अब है नहीं अच्छा, तो वो क्या करते हैं कि इंग्लिश में लोग द हिंदू के पीछे पागल हैं, इंडियन एक्सप्रेस के पीछे पागल हैं। तो कुछ हमारे हिंदी मीडियम में भी ऐसे लोग होते हैं कि वो इंग्लिश का अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं, और ख़ास बात ये है कि उनको इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती कि द हिंदू की इंग्लिश समझ सकें। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि मतलब अगर आपको नहीं आती है समझ में तो कोशिश करिए कि मतलब पूरा अखबार 2 घंटे पढ़ रहे हैं, ये ना करके जैसा कि प्रहलाद ने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि इस सिलेबस है, इस सिलेबस से इस तरह के पुराने साल के पेपर एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप चाहे अखबार से पढ़ लें वो भी ठीक है, पर एकदम कि 2 घंटे पढ़ने ही अंग्रेजी वाले भी पढ़ते हैं, या फिर आप इंटरनेट से पढ़ लें, किसी आर्टिकल इंटरनेट पर आर्टिकल मिल जाते हैं। तो आपको ये अप्रोच अपनानी चाहिए, ना कि आप एकदम हो गए कि नहीं हमको इंग्लिश का द हिंदू पढ़ना है
और आपको इंग्लिश आती नहीं है, लकीर के लकीर के फकीर नहीं होना। शुरुआत में तो और ऐसे आइडिया ही होते नहीं हैं लगता लोग। है कि कौन सा न्यूज़ पढ़ना है, वैसे पढ़ते रहते हैं। तो शुरुआत में तो कोशिश करना चाहिए कि जैसे कई यूट्यूब चैनल हैं बताते हैं कि आज ये इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग ऐसे PDF डाल देते हैं कि ये हाईलाइट करके डाल दिया न्यूज़ को, उनकी मदद लीजिए, लेकिन धीरे धीरे अपनी समझ विकसित कीजिए। एक तो जैसे प्रहलाद ने बताया, एक तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, जो पिछले साल के पेपर हैं उससे ही आपको पता लगेगा कि ये हिंदू की न्यूज़ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। बिल्कुल जो एक्स्ट्रा टाइम आपको ना, समय का जो कीमती जो पल है, वो आपको एक पल भी वेस्ट नहीं करना उसमें से पढ़ने में। मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि जैसे सबने बताया कि आप अखबार पढ़िए या मैगजीन पढ़िए, दोनों में से जो भी, मतलब आप अखबार तो पढ़ना ही है। अगर आप चाहे वो इंग्लिश का पढ़िए, जैसे प्रहलाद ने बताया, मुझे लगता है काफ़ी साइंटिफिक तरीका है इनका, इस पर एस्पिरेंट्स को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और जब आप मैगजीन्स पढ़ रहे हैं तो मैं क्या करता था कि मेरे पास एक छोटी सी डायरी थी जो कि 50, 60, 70 पेज की जो छोटी सी पतली डायरी आती है, मैंने उसमें पेपर वाइज जो है डिवाइड कर रखा था पेजेस की। 20 पेज जो है फर्स्ट पेपर के लिए, 20 पेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए, ऐसे में। अब जो फर्स्ट पेपर की जो भी हमारी नॉलेज है, जो पॉइंट फॉर्म में सिर्फ एक पॉइंट हो सकता है, वो मैंने वहाँ नोट कर ली। सेकंड पेपर की जो नॉलेज है वो एक पॉइंट की है, वहाँ नोट कर ली। थर्ड पेपर की यहाँ और फोर्थ की यहाँ, कि IMR कितना है, इतना है, MMR कितना है, इतना है, कितने स्टार्टअप्स इस साल जो है रजिस्टर हुए, ये इतने हुए। MSME की ग्रोथ रेट क्या है, MSME में सबसे ज़्यादा MSME किस स्टेट में है, हमारी PLI स्कीम है उसका मेन फीचर क्या है, या ऐसे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, आप सिर्फ एक बिंदु, वो मैंने सिर्फ एक बिंदु, दो बिंदु करके लिख लिया। अब उसका फ़ायदा ये होता था कि जब मेरे पास वो मेरी डायरी रखी हुई है, वो सिर्फ एक डायरी मेरी है, जबकि ओवर द टाइम हो सकता है लोगों के पास, चूंकि अब एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे साल होगा तो दूसरी डायरी उनको बनानी पड़ जाएगी, तो वो ठीक है, वो वर्थ इट है, उसको बनाना चाहिए। तो जब आप रात में लेट रहे हैं या कभी ऐसे बैठे हुए आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो एक बार आप उस डायरी से जो है गुजर गए, और वो डायरी आपकी 25 मिनट में, 30 मिनट में ख़त्म हो जाती है। और मुझे लगता है कि उसके थ्रू आप जो है हज़ारों जो है आप फैक्ट्स आपके दिमाग में आ गए। अब उसको आप 20 बार पढ़ोगे, 40 बार पढ़ोगे, 50 बार पढ़ोगे, वो आपका तैयार हो रहा है। तो मैं जब एग्ज़ाम हॉल में जाता था, तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, आज फर्स्ट पेपर का भी पेपर है, मैं आधे घंटे पहले उस 20-30 पेजेस को मैंने रिवाइज कर लिया। अब उस 20-30 पेजेस में अगर 500 फैक्ट हैं तो 500 में मेरे पास 300 रिटेन कर गए। उन 300 में मैं कम से कम 50, 60, 70, 80 जो रिलेवेंट हैं, जो हो सकता है कि वहाँ पर काम आ जाए, वो मैंने डाल दिया। अब आप 50 आपने फैक्ट डालिए, तो आप रेशियो आप अगर देखेंगे तो 20 क्वेश्चन में रेशियो एक क्वेश्चन में 2.5 का आ गया। अगर आप 2 से 3 फैक्ट एक क्वेश्चन में डाल रहे हैं, और उसके साथ ही जो थीसिस लाइन मैंने बताया, उसके बाद जो मैंने बताया कि जो आप फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, अगर इस तरह से आप आंसर्स को बिल्ड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मतलब एक आपके लिए जैकपॉट हो सकता है कि आप यहाँ पर आप इतना नंबर पा जाएंगे जी, अगर अन्य जगहों पर आपका कम आ रहा है तो भी आप आ जाएंगे। जैसे मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई तो GS में मेरे 420 नंबर आ गए, जो कि मतलब मैं एक्सपेक्ट भी इस बार 380-90 तक कर रहा था। बट मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी है उसने वर्क किया, बहुत अच्छे रणनीति है। ये जरूर एस्पिरेंट्स को करना चाहिए, सबको इस पे। आपको जैसे एक एग्जांपल, मैं रियल एग्जांपल देता हूँ। एंटिटी फ्रैक्शन पे जैसे कोई क्वेश्चन आया, 150 शब्दों का क्वेश्चन है, कितना पॉइंट लिखोगे? 4 पॉइंट, 5 पॉइंट काफ़ी है। अब शुरुआत में एक्सपर्टीज हासिल करने लग जाते हो हर चीज़ की, मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, 200 शब्द, 200 पॉइंट याद कर ले, 300 पॉइंट याद कर ले, पूरा रट डाला, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर 150 के लिए आप 10 पॉइंट आपको दिमाग में है, और अगर 200-250 शब्द उसमें 10-15 से पॉइंट आपके दिमाग में, तो आप आराम से बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। इसलिए आनंद की तरह रोजाना मतलब कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐड करते जाइए धीरे धीरे। अगर रोजाना के 10 पॉइंट लिखोगे और 365 दिन में 3650 फैक्ट आपके पास हो जाएंगे, उतने में तो आप कई पेपर लिख सकते हो। कोशिश कीजिए कि याद करने पर उनको ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि बस केवल पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हमारे पास फैक्ट्स तो इकट्ठे हो ही गए। आपने GS पेपर में उतने फैक्ट्स हमारे पास याद है कि GS पेपर 1 में भी डाल दिए, 2 में भी डाल दिए, तो टीचर के पास तो GS 1 चेक कर रहा है, उसके पास तो पता नहीं कि इसने वापस रिपीट करके दूसरे में डाला है। तो आप उन्हीं फैक्ट्स को हर जगह इस्तेमाल करें, उसी को एथिक्स में यूज कर लीजिए। एथिक्स में कोई कोट है, उसको गांधी का कोट है, उसको एथिक्स में यूज कर लीजिए, उसको GS में यूज कर बहुत लीजिए। इंटरचेंज होता है, मतलब कि कोई बात नई बात नहीं होती, कहने का तरीका हो तो हर बात हर बात नहीं होती है। तो आप बस उसको यूज कर लिए अपने तरीके से, आप भाषा बदल दीजिए, उसी को ऐसे में यूज कर लीजिए, कहीं मान लो टाइम मिले हर जगह। अच्छा सर, तो एक
एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि, और ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने क्वेश्चन भी किया था, तो इसके इसके अराउंड ही मैं वापस पूछना चाह रही हूँ। अब जब आप सबसे मैं आपकी स्ट्रैटेजीज भी समझ रही हूँ, बहुत कैलकुलेटिव, बहुत एनालिटिकल, मेथोडिक वे ऑफ डूइंग इट आप लोग ने वैसे करके किया है अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज, राइट? तो इस पे जैसे अगर इफ़ आई कम बैक टू सीसैट, बहुत लोग ये लिखते हैं, जैसे कि आपने मेंशन किया था स्टार्ट में, कि हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं। सो ये भी लाइक बहुत सारे एस्पिरेंट्स लिखते हैं कि ये तो सीसैट के वजह से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या तो साइंस बैकग्राउंड वाले लोग ही बेटर कर पाते हैं, इसलिए सीसैट को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। बट देन देयर इज़ ऑल्सो एन अंडरस्टैंडिंग कि सीसैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स चेक करता है। तो सिंस दिस इज पर्सपेक्टिव बाय एन अकेडमी, तो मैं ये भी अब समझना चाहती थी आप चारों से दैट एनालिटिकल स्किल्स आगे जाके ये रोल में जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक ये है हर एक को टू बिल्ड ऑल्सो, एंड ऑल्सो स्पेशली जैसे कि द वंस हु आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, जिन्होंने ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चनिंग्स वैसे मैथ्स साइंस ये सब नहीं किया है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट बिकम्स कि वो भी जैसे इंग्लिश से नफरत नहीं करना चाहिए, वैसे ही यू स्टार्ट बिल्डिंग दोज एनालिटिकल स्किल्स थोड़ा सा विथ इस पे मैं आपका पर्सपेक्टिव लेना सीसैट के लिए कैसे अपने आप को तैयार करें? सर जैसे आपने शुरुआत में मैडम ने बोला कि आपने बहुत ही कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी अपनाई है, बहुत ही साइंटिफिक। देखिए जब तैयारी शुरू करता है तो कोई उसके पास कोई रणनीति नहीं होती है। ये हमारी जो रणनीति वो 2-3 साल में धीरे धीरे बिल्ड होती है। अब जैसे जैसे मेच्योर होते हो आप बहुत सारी गलतियों से सीखते हो, बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है, दूसरों से ग्रहण करते हो। जो आज हमारी आपको रणनीति फील हो रही है वो हमारी 4 से 5 साल की मेहनत है, उसमें बिल्ड हुई है धीरे धीरे। और सीसैट का बहुत ही बड़ा योगदान, आप जैसे सीसैट के बारे में बात करना चाह रहे कैटेगोरिकली, और अगर आईएएस की सेवा में बाकी सर्विसेज में योगदान अगर इसका देखें तो योगदान निश्चित रूप से, अगर योगदान नहीं होता तो शायद यूपीएससी सिलेबस में देती भी नहीं उसको योगदान। अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा समझाना आपको चाहूँ कि जैसे कोई ज़िला आपने लिया है और उस ज़िले में एजुकेशन की हालत थोड़ी सी गड़बड़ है, कि एजुकेशन का जो परिणाम है कि बच्चों को गणित नहीं पढ़ना था, बच्चों को यह नहीं करना था। आपके पास कोई डेटा भेजता है कि आपके ज़िले में इतने विद्यार्थी हैं, उसमें से इतनों को अंग्रेजी नहीं आती, इतनों को गणित नहीं आती, इतनों को ये नहीं आता। तो आपके पास रॉ डेटा आपके पास आ गया, आपको ये नहीं पता कि परसेंटेज कैसे निकालना। 100 में से 20 को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन आपको ये नहीं पता कि परसेंटेज क्या है, 20% कैसे निकालते हैं, 15% क्या है, उसको डेटा को आपस में लिंक कैसे करते हैं, कितना अनुपात ज़्यादा है, आपको आता ही नहीं। बेसिक जो स्किल्स नहीं आती हैं तो आप कैसे सर्वाइव करोगे जाके। आप जो एक ओपिनियन बनता है वो डेटा के बेस पे बनता है। जैसे हम पॉलिसी की बात करते हैं, बहुत बार एक बात होती है कि डेटा आधारित पॉलिसी। आपकी जो पॉलिसी बने वो किसी रीजन पे आधारित होनी चाहिए, कि मैं कोई बात कह रहा हूँ उसके पीछे सपोर्ट के लिए मेरे पास डेटा होना चाहिए। तो उसके आसपास आपको एनालिटिक स्किल आपको आना चाहिए ना, कि आपके जो विद्यार्थी हैं कमज़ोर क्यों हो रहे हैं, कौन सा ब्लॉक ज़्यादा है, कौन सा ब्लॉक में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, आप उसमें पाई चार्ट बना सकते हो। जैसे बजट होता है, बजट में बहुत अच्छा एनालिसिस आता है कि अपना जो 1 रुपया है, पूरा 1 रुपया कैसे आता है, कैसे खर्च हो रहा है। तो आपको पता लगेगा कि हम जो सैलरीज है, पेंशन पे कितना खर्च कर रहे हैं पैसा, जो इंटरेस्ट रेट हम बाकी सरकारों को लोन पे देते हैं कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो आपके माइंड में तस्वीर बन जाएगी, यार मुझे इस फील्ड में काम करना है। तो इसलिए एनालिटिक स्किल बहुत ज़रूरी है आपकी। इसके अलावा दूसरा एक एग्जांपल अगर लिया जाए तो ये कि जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट आई, अब डीएम हो, आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, अब टाइम भी नहीं होता ऑब्वियसली, और भी डिपार्टमेंट में आपके पास टाइम नहीं होता, दिन में कई रिपोर्ट आती है। तो अगर मान लो आपने स्टाफ को बोला कि इसका थोड़ा सा प्रेसी जो इसका समरी है मुझे बना के दे दो, कि 100-150 तो नहीं 5000 शब्दों में उन्होंने आपको बना के दे दिया, तो आप उस 5000 शब्द को पढ़ के कैसे पूरी पिक्चर को समझ पा रहे हो। इसी को तो पैसेज बोलते हैं। पैसेज इसी की चेक करता है कि उस पैसेज को पढ़ के एनालिसिस की पावर कैसे विकसित कर सकते हो। ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया, कि ऐसा बिल्कुल भी दोहराए नहीं कि ये काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम आता है किसी न किसी फॉर्म में। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जैसे सुनील ने कहा कि ये स्किल ओवर द टाइम डेवलप, बिल्कुल सही बात है। और शायद हम लोग आज इन चारों लोग यहाँ पर इसीलिए बैठे हुए हैं कि हमें जो चीज़ें नहीं पता चल पाई, या मैं अपना खुद का एग्जांपल दूँ तो जब मैं खुद सेलेक्ट हुआ तब मैं किसी सेलेक्टेड आदमी से मिला, उसके पहले मैं किसी सेलेक्टेड आदमी से नहीं मिला था। तो अब आप सेलेक्टेड आदमी से नहीं मिले हैं जिसकी स्ट्रेटजी अभी प्रूव हुई, तो फिर आप फेलियर लोगों से मिल रहे हो, या एक तरीके से कहिए कि जो एस्पायरिंग हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, अभी उनकी स्ट्रेटजी सही है या गलत है आप नहीं जानते, बट आप एक तरीके से वो अंधेरे में तीर मारना जिसे हम बोलते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा तीर सौभाग्य से लग गया, तो मैं
ये ओवर द टाइम डेवलप हुआ। इसलिए जो स्ट्रेटजी है, ये बातचीत है कि नए जो एस्पायरेंट्स हैं वो गलती ना करें, एक दिशा में वो चले। और जहाँ तक जैसे आपने एनालिटिकल स्किल की बात की, सीसैट में उसी का टेस्ट होता है। मुझे तो लगता है कि पूरा यूपीएससी का जो पैटर्न है वो हमारे एनालिटिकल स्किल ही पूरा टेस्ट, ठीक, हमारे पेशेंस के साथ एनालिटिकल स्किल को। हाँ। तो जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे इनइक्वालिटी इंडेक्स आता है। अब असमानता है किसी क्षेत्र में, मान लीजिए आप किसी ज़िले में आप पोस्टेड हैं, वहाँ पर असमानता आपने अपने ज़िले की भी कैलकुलेट करवा ली। अभी तो नीति आयोग इस तरह की कोशिशें अलग अलग रिपोर्ट्स में कर रहा है। मान लीजिए असमानता की भी रिपोर्ट आ गई। अब चूंकि असमानता हिंदुस्तान में ऐसा माना जाता है कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा, मतलब दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान असमानता के पायदान पर है, ठीक, काफ़ी असमान देश है। तो असमानता के कारण से अब आप ये मत समझिए कि सिर्फ गरीबी ही है। असमानता से एक वर्ग गरीब है, भुखमरी में है, दूसरा जो है लग्जरियस लाइफ जी रहा है। असमानता का आप जातीय एस्पेक्ट समझिए कि कुछ जातियाँ ही गरीब हैं, कुछ जातियाँ अमीर हैं। कई बार सांप्रदायिक दंगों के पीछे भी असमानता का कारण होता है, क्योंकि एक जो वर्ग है, एक संप्रदाय है, हो सकता है वो गरीबी में है, दूसरे संप्रदाय के पास बहुत सारे रिसोर्स हैं। तो उनको जो वो एक कंपैरेटिव जब स्टडी करते हैं तो उनको लगता है कि सारे संसाधन इन्हीं के पास हैं, सारे रिसोर्सेज सरकार के और जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं वो इन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ। तो एक क्षोभ की भावना उत्पन्न होती है। आप महिला सशक्तिकरण को, महिला अलगाव को आप इससे समझ सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से असमानता से पीड़ित हैं। संपत्ति में उनका अधिकार नहीं है। महिलाओं की शिक्षा आप देखेंगे तो महिलाओं की शिक्षा पीछे है। महिलाओं की जो एनीमिया की रेट है वो ज़्यादा है। महिलाओं का IMR MMR भी पुरुषों से ज़्यादा है। हालांकि अगर नेचुरली देखा जाए तो उनकी जो जीने की एक्सपेक्टेंसी है वो पुरुषों से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो उनके पीछे। कारण क्या है? कारण ये है कि महिलाओं के पास रिसोर्सेज कम है, उनको संसाधन जो भी हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी उनमें कम प्राप्त हुआ है। तो जब आप एक रिपोर्ट को इस एंगल से समझेंगे कि असमानता कहाँ हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर को, कहाँ हमारे धार्मिक स्ट्रक्चर को, कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण को भी वो प्रभावित करता है कि दोहन बहुत ज़्यादा हो जाता है एक वर्ग के द्वारा अपनी लग्जरी पे, इस सब चीज़ों पे आप। तो इन सब जब एस्पेक्ट्स को आप जोड़ पाएंगे तो फिर आप एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर होने का दावा कर सकते हैं या आप प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आप इन एस्पेक्ट्स को समझ रहे हैं तो आप उन चीज़ों को डील करेंगे, कोशिश करेंगे एटलीस्ट। तो वो कोशिश अगर आपकी ईमानदार कोशिश है तो वो अप्रिशिएट भी की जाएगी और हो सकता है वो सरकार के इंडेक्सेस में वो रिफ्लेक्ट भी हो। मुझे लगता है मतलब जो लॉजिकलनेस और एनालिटिकल स्किल्स की बातें हैं उनके फ्यूचर एस्पेक्ट सुनील और आनंद ने बहुत अच्छे से बता दिए। पर आपके क्वेश्चन में कहीं ये भी छुपा हुआ था सीसेट को मतलब कैसे टैकल करना है। तो चूँकि मतलब सीसेट, चूँकि मैंने 6 बार एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स दिया, तो 6 के 6 बार मेरा निकला, तो हर बार सीसेट भी निकला। तो मैं एक चीज़ नोटिस में लाना चाहूँगा कि कई बार यूपीएससी जैसे शुरू में जब मैं 2016 पहली बार एग्ज़ाम दिया तब मेरे मार्क्स आए सीसेट में 148 और 3 बार आए 90 के आसपास। मतलब काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। कई बार यूपीएससी पेपर सीसेट का सरल बना देती है, कई बार टफ बना देती है। तो आपको प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा। प्रिपेयर रहने के लिए आपके पास ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि पर अगर आपने उसको सीरियस नहीं लिया तो आपके लिए बहुत कठिन होने वाला। स्पेशली पिछले 2-3 सालों से तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है, और स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत ज़्यादा। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो चूँकि एनालिटिकल स्किल बहुत ज़रूरी है, वो सबके पास होती है कहीं ना कहीं, पर एग्ज़ाम जब पूछ रहा है तो आपको एक स्पेशल माइंडसेट से चलना भी पड़ेगा। तो आप देखोगे पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली आप प्रिपेयर करते हैं तो आप निकाल सकते हैं। पेपर में देखेंगे एक मैथ का सेक्शन है जो कि 10 तक की मैथ होती है, पर थोड़ा सा टफ है कि हाँ अगर मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा। उसमें एक रीजनिंग का सेक्शन है, ये कंपैरेटिवली इजी होता है अगर आप इसको फोकस करेंगे, क्योंकि हमको 80 में से 27 क्वेश्चन ही सही करने हैं अल्टीमेटली काट पीट के। और ये रीजनिंग का पोर्शन है, ये काफ़ी हद तक आपके हाथ में होता है कि अगर आप इस पर मेहनत करेंगे तो कर लेंगे। तीसरा आता है पैसेज वाला पोर्शन, जो जिसमें कुछ सवाल सरल आते हैं, कुछ सवाल कठिन आते हैं। तो मैं एस्पिरेंट को एक एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि जो रीजनिंग, जो पैराग्राफ पढ़ने का जो होता है, इसमें अगर पकड़ मजबूत बनानी है तो आपको कहीं ना कहीं जब अपन रीडिंग करते हैं, बुक्स की रीडिंग कर रहे हैं, किसी आर्टिकल की रीडिंग कर रहे हैं, आप कितने एकाग्रचित होकर उस आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसका मर्म निकाल पाते हैं। अगर ये आपने अपनी तैयारी के समय विकसित कर ली तो आप जब एग्जाम में उस आर्टिकल को पढ़ रहे होंगे, उस पैसेज को पढ़ेंगे और उसके मर्म को समझ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पुरानी तैयारी से लिंक है
और इसी को जो आपके लॉजिकल रीजनिंग एनालिसिस है वो सब मजबूत होती है जब आप तैयारी कर रहे थे। तो जब एग्ज़ाम में ये पैसेज आता है और आप उसको पढ़ के सारांश समझ पाते हैं, और कई बार तो यूपीएससी यही पूछती है कि सबसे बेस्ट क्या लग रहा है आपको, इसमें से सर्वोत्तम निष्कर्ष क्या है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं कि आप अगर मेहनत करोगे तो आसानी से निकल जाएंगे। तो आपको इन पर ध्यान देना चाहिए, रीजनिंग पर ध्यान देना चाहिए। और एक और मैं बात करना चाहूँ, कई बार क्या CSET में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है यूपीएससी का, वो लगभग टॉपिक फिक्स है कि आप कई बार परसेंटेज पे पूछते हैं, कि एवरेज पे पूछते हैं, या चाल, दूरी, ये सब की स्पीड कितनी जा रही है। कभी देखोगे मेढक एक पिलर पर चढ़ता है कि थोड़ा तो चलता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है। मतलब लगभग एक फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी समय दें, थोड़ा सा पुराने साल के पेपर को देखें, सिलेबस को देखें, तो आप बहुत आसानी से एक कोड क्रैक कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस टॉपिक पर जाना है, इस टॉपिक पर देखना है कि ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए। अगर कोई ऐसा अलग टाइप का सवाल आता है, टफ होता है, मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी का सवाल होता है, टफ पड़ जाता है, तो तुम उसको अगर टफ है तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि 27 पर जाना है, तो आप थोड़ा सा सिलेक्टिव भी हो सकते हो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर टफ है छोड़ दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जो सरल होंगे। रीजनिंग ऐसी होगी जिस पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको हो जाएगा। तो वहाँ मेहनत करके आप CSET निकालना बहुत ज़रूरी है, जो वर्तमान स्थिति। मुझे तो लगता है कि अभी पिछले 2-3 साल से जो हिंदी मीडियम में खराब हाल हुआ है वो CSET की वजह से हुआ है। देखिए हम दोनों तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। मैं शायद आनंद की बात इस पर सुनना चाहूँगी, ह्यूमैनिटीज से रहे हैं, तो कैसे डील किया उन्होंने? उपयोगितावादी विचार है कि किस तरह से हमें CSET को टैकल करना चाहिए। देखिए, अगर आप मतलब तीनों पार्ट्स में कंफर्टेबल हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका कंफर्ट नहीं है CSET, तो मैंने जो प्रयास किया तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल व्यू है कि आप 3 पार्ट, चूँकि मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, 3 पार्ट में से 2 पार्ट को जिसमें आप थोड़ा भी सरल महसूस कर रहे हो कि उनको आप फोकस कर लीजिए। क्योंकि 1/3 का ही रेशियो मैक्सिमम मतलब फॉलो किया जाता है। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे कई बार होते हैं। तो आप 2 पार्ट को जिसमें थोड़ा भी आप सरल हैं उन पे आप फोकस कर लीजिए। जैसे मेरी जो सरलता थी, मुझे लगा कि रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे से कर लेता था, कॉम्प्रिहेंशन में मेरे ठीक ठाक सही चले जाते थे। मैथ्स उन पर मैंने मेहनत कर ली, उन पे मैंने वीडियोस देख लिए, उन पे मैंने बुक्स पढ़ ली, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए। CSET के लिए सबसे ज़रूरी है, मतलब ये कई बार लोग छोड़ देते हैं, आप क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर तो जरूर देखिए, वो बहुत ज़रूरी। तो उसमें 2 पार्ट को मैंने फोकस कर लिया कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मेरा प्रयास ये हो कि ये गलत नहीं होना चाहिए। कोई बहुत टफ आ गया फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ये हुआ कि मैथ्स में जैसे आलोक ने बताया कि लाभ हानि है, प्रतिशतता है, ये सब जो क्वेश्चंस हैं जहाँ से ज़्यादा आते हैं, औसत है, इनके क्वेश्चंस मतलब आप पढ़िए जरूर, पूरा पेपर आप पढ़िए। कई बार क्या होता है कि आप मन में कैलकुलेशन कर लेते हो, या आप पेन उठाया, आपने 1-2 चीज़ें ऐसे आप कैलकुलेट किया, वो आ जाता है, तो उस तौर पर आप उसको जरूर पढ़िए। बट जिस 2 पार्ट को आप ऐसे करिए कि यहाँ पर आपकी जो सही होने की प्रतिशतता है वो 70% से ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर आप जो है CSET को अच्छे से टैकल कर सकते। तो जिन एस्पिरेंट्स की CSET में कमजोरी है, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच 2:1 का लगा सकते हैं। 1 पे आप बस थोड़ा बहुत आप ध्यान देते रहिए, 2 पर आप एकदम से गहराई में चले जाइए। इससे आपका समय बचेगा, एफर्ट बचेगा, और जो आपका आउटकम आना है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। तो इस तरह से आप CSET में मेरिट तो होती नहीं है, आपको केवल 27 सवाल के आसपास सही करना है। तो आपका रीजनिंग से हो रहा है, कंप्रेहेंशन से हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको फाइनली 27 सवाल चाहिए। तो आपको सबसे पहले जो एनालिटिकल पावर की बात करें, तो आपको ये भी एनालिटिकल पावर आप में होनी चाहिए कि कौन सा सेक्शन मेरे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है। यहाँ भी एनालिटिक्स आपकी आनी चाहिए। और इसके अलावा अगर मान लो ज़बरदस्ती आप क्वेश्चन के पीछे लगे हुए, टाइम वेस्ट हो गया, आप सवाल सोल्व नहीं कर पाए। मैथ वाले तो फिर भी ईजी रहते हैं मैथ वालों के लिए, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, बाकी मेडिकल साइंस का भी कई बार लोग को इशू आता है उनको, और भी बाकी बैकग्राउंड्स हैं, उनमें क्या होता है कि उनको लगे रहते हैं बिल्कुल मैथ के। वो दूसरी मैंने सबसे बड़ी बात ये देखी है कि CSET की याद उनको एग्जाम के 1 महीना पहले आती है कि यार CSET का पेपर होता है UPSC में, और तब तक टाइम निकल चुका होता है। इसलिए अर्ली स्टार्ट बहुत ज़रूरी। जिनको पहले से ही अपनी जो क्षमता है उनको पहचानना चाहिए शुरुआत से ही कि भाई मुझे मेरे CSET कमज़ोर है, इसको स्वीकार करो, और शुरुआत से ही लग जाओ। थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 मिनट, 2-2, 4-4 सवाल रोज़ाना निकालो। और देखो, मैथ ऐसे नहीं कि भाई पढ़ लिया हो गया दिमाग में, आपको पेन पेपर पे चलाना होगा, क्वेश्चन सोल्व आपको प्रैक्टिकल करना होगा, तभी जाके आपको होगा। और कंप्रेहेंशन में आलोक ने बहुत सही बताया कि आपको कैसे पढ़ना है, पूरा अच्छे सीखना है, लेकिन
एक थोड़ा सा ट्रिक इसमें यह है कि क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा आ रहा है। जैसे कुछ में पूछेगा पूर्वाग्रह इसका क्या है, इसका अजम्पशन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, ऐसे टाइप के 4-5 टाइप के कंप्रेहेंसिव पैसेज पूछे जाते हैं। अब समस्या ये है कि सब लोग क्या है, जो एस्पिरेंट्स कई बार क्या करते हैं, सबका आंसर एक तरीके से देने लगते हैं। जिसमें पूर्वाग्रह पूछ रहे हैं आप उसमें निष्कर्ष का जवाब नहीं दे सकते। इसलिए 4-5 टाइप के पैसेज, उनको पढ़ने का और जवाब देने का तरीका अलग होना चाहिए आपका। तो आप ऐसे करो कि जो निष्कर्ष वाले सवाल आएंगे उनको मैं कैसे डील करूंगा, जो पूर्वाग्रह का सवाल है तो उनको कैसे पढ़ूंगा और आंसर फाइनली कैसे दूंगा। 2013 से देखो जैसे सीसेट चल रहा है, क्वालिफाइंग है, पहले भी था। 2013 से लेकर 2021 जो एग्ज़ाम हुआ, 22 एग्ज़ाम हो चुका है, तो इनमें सीसेट के 10-11 पेपर हो चुके हैं, 80-80 सवाल लगभग आ रहे हैं, तो 1000 सवाल हमारे पास उपस्थित है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अगर 1000 सवाल मन से आप सोल्व करके चले गए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट, ऐसे नहीं कि आंसर आपने किसी गाइड में देख लिया और उसको पढ़ के हाँ भाई ठीक है मुझे समझ में आ गया, खुद से सोल्व करके अगर पेपर पे चले गए तो सीसेट आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस इतना ही काफी हो, आपको पैटर्न पता लग ये जाएगा। जो वर्किंग है, ये जैसे आप एग्जाम हॉल में जा करके चूज करें कि आपको क्या करना है, पहले से डिसाइड ये आपको करीब 4-5 महीने आप पहले पहले से क्लियर ही, होना चाहिए हाँ। कि क्या आपका टारगेट जो है पार्ट क्या होना चाहिए। ये उस पे आप 6 महीने पहले 5 महीने शायद पहले आप- एग्रीकल्चर ये करे हैं तो आपको तो शायद अलग चुनौती रही होंगी। नहीं, मेरा क्या रहा था कि जैसे 2018 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। तो 2018 में मेरा जीएस अच्छा नहीं था, तो मुझे यही चेक करना था कि सीसेट में मैं कितना जानता हूँ या। तो 2018 में पेपर सिंपल था और सीसेट मेरा क्वालिफाइंग हो गया उसमें। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मुझे लगा कि सीसेट बिना पढ़े जब हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में मैं गया, जीएस मेरा बहुत अच्छा हुआ लेकिन सीसेट में रह गया। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस साल थोड़ा टफ है, अगली साल कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो मैंने उस साल भी सीरियस नहीं लिया। 2020 में वापस सीसेट में फेल, जबकि जीएस निकल गया। हाँ, इससे बड़ा उसके एग्जाम्पल बाद- क्या हो सकता है? उसके देखिए, बाद नहीं? 2021 में मैंने अलग से स्ट्रेटजी बनाई हाँ। कि कॉम्प्रिहेंशन जितने भी पैसेज है उसको लेकर मैथ्स और रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैंने प्रॉपर क्लासेज लगाई कि कौन कौन से टॉपिक है जो कवर होते हैं अपने इसमें, और पेपर्स का एनालिसिस किया 2013 से लेकर जहाँ तक एग्जाम लग गई थी उनके सारे पेपर्स को देख के कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। और यूपीएससी का सबसे बड़ा है कि आपको टॉपिक जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन उनको 6-7 लाइन का बनाते हो ताकि देखते ऐसा लगना चाहिए कि यार ये तो क्वेश्चन बहुत टफ है, पढ़ेगा नहीं सामने वाला। तो वो क्या है कि एक आपकी एक जो चैलेंजिंग पावर है वो टेस्ट करते हैं कि क्या आप देखते ही क्वेश्चन को, या जैसे फील्ड में जाएंगे तो प्रॉब्लम आपको बड़ी लगेगी, लेकिन अगर आप उस पर काम करने लगोगे तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल थी। तो सेम यही अगर एनालिटिक पावर बच्चे का चैलेंजिंग पावर है कि नहीं, कि वो क्वेश्चन को देखते ही छोड़ रहा है या पढ़कर थोड़ा समझते ही तुरंत, कई बार 30 सेकंड में आंसर आ जाता है। कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी देखे हैं मैंने, लेकिन दिखने में वो बहुत टफ लगते हैं। तो फिर मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि जो टॉपिक्स रिपीटेड हो रहे हैं तो उनको मैंने अच्छे से पढ़ा, और रीजनिंग का मैंने किया और साथ में पैसेज का। और इसमें सबसे बेस्ट जो मेरा एक सजेशन रहेगा एस्पिरेंट्स के लिए कि आप 2013 से लेकर जिस साल एग्ज़ाम दे रहे हो तहाँ तक के पूरे पेपर्स का ओरिजिनल पेपर उनको निकालो प्रिंट। साथ में यूपीएससी ने खुद की ऑफिशियल की क्या निकाली है आंसर की, उसको लो, और दोनों को लेकर फिर आप आंसर क्वेश्चंस को सोल्व करो। ऐसे नहीं कि आप मार्केट से कोई भी बुकलेट उठा लाए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं सोल्व, और उनको सोल्व करने में लग रहे हो। उसमें बिल्कुल भी आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर की लैंग्वेज क्या है, वो कैसे एक पेपर में क्वेश्चंस को किस टाइप से लिखता है, उनका बहुत मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट रहता है। तो आपने पहले अगर उससे डील कर रखा है तो वो पेपर आपको सेम वैसे ही एग्जाम हॉल में लगेगा। तो ये आपको थोड़ा सा 2020 में मेरे साथ ये हुआ था कि कई बार आपको ABCD कोड मिलते हैं 4, और कई 4-5 सेक्शन उसमें बटे होते हैं, और आपको ऐसा लगता है पहला वाला सेक्शन 10-15 सवाल ऐसे होते कि यार मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे तो कुछ आता ही नहीं इसमें, और पता चला लास्ट में सवाल सारे आसान हैं। तो शुरुआत में वो लोग वहाँ पे हार मान जाते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदा होगा उसको पता है कि आगे अच्छे सवाल आने वाले हैं, वो 15 को छोड़ दो, 16 से शुरू कर दो। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपको कब पता लगेगा जब पिछले साल के सवाल आप देखोगे कि कौन सा सेक्शन अच्छा है कौन सा बुरा है। पता चला आप 80 पे ही आपका टाइम खत्म हो गया, और जब आप घर पे आके देखें कि 20 सवाल तो बहुत आसान थे यार, मैं तो आराम से कर जाता है इसको। तो आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार पता लग चले पेपर को 100 से अटेम्प्ट करो, 199 से अटेम्प्ट करो। अब धैर्य चतुराई बहुत जरूरी है, स्मार्टनेस जिसको बोलते हैं, और ये हिंदी माध्यम के छात्रों में बहुत लैक करता है। वो लोग लकीर का फकीर होते जाते, कुछ बोल देता है उसको फॉलो करने लग जाते हैं, कोई ज्ञान की बातें सुन ली उसी में बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि अरे बाबा स्टेज में रहते हैं काफी लोग।
ऐसे मैंने खुद के अपने मार्क्स से भी बताई कि मेरे 148 भी आए हैं, 90 भी आए हैं, मतलब इतना डिफरेंस है। तो एक मैं चेतावनी देना चाहूँगा एस्पिरेंट को कि कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो पहले सेलेक्ट हो गए, मतलब सर्विस में है, अब वो एग्जाम देते हैं, मतलब आईएएस के लिए एग्जाम देते हैं, तो वो फेल हो जा रहे हैं। उसका रीजन सीसेट आ रहा है। और एक सुनील ने बहुत अच्छी बात की है, मैं वो भी एस्पिरेंट को बोलना चाहूँगा कि उनको सीसेट के बाद 1 महीने पहले ही याद आती है। ये बात एकदम सही है कि 1 महीने पहले वो सीसेट पढ़ना शुरू करते हैं और फिर फेल होते हैं। तो मतलब सजेशन यही है कि आपको सीसेट को पहले से ध्यान दो। तो अगर आप जीएस कितना भी अच्छा तैयार कर लें, सीसेट तैयार नहीं है तो कोई मतलब नहीं। डेली 1-2 घंटे दे सकते हो आप सीसेट को। थोड़ा थोड़ा टाइम सीसेट को दें, ताकि लास्ट के समय आपको 1 महीने पहले जब याद आती है ना, तो आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं, फिर आप घबराहट में आप कुछ नहीं कर पाते हो। मेरे पास इतने मैसेज आते हैं डेली कि सर सीसेट को कैसे करूं, 1 महीने बाद में प्रीलिम्स है, अभी मई में प्रीलिम्स होने वाली है, सर मुझे कुछ नहीं आता सीसेट में। तो मैं बोलता हूँ यार भोले। हाँ, मेरे दोस्त तो कुछ अभी जो हाल फिलहाल में मेरे मतलब तैयारी कर ही रहे थे मुखर्जी नगर में, कुछ मेरे दोस्त ऐसे जिनका सीसेट काफी अच्छा हो चुका है, वो सीसेट में फेल हुए पहले, अभी उनका बहुत अच्छा है। उसके बावजूद उनको सीसेट के पेपर में मतलब तनाव इतना बिल्ड हो चुका है ना, जब वो एग्जाम में जाते हैं ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक तो जीएस पहले ही हो चुका होता है, उसमें वो अच्छा भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे गर्मी दिल्ली में, उसके बाद जब सीसेट का पेपर आता है तो टेंशन, पुरानी टेंशन कि हम 2 बार फेल हो चुके हैं, और उनका सीसेट बहुत अच्छे से तैयार है, उसके बावजूद जब वो पेपर देने बैठते हैं ना, उनके हाथ कांपते हैं, एंजाइटी इतनी एंजाइटी होती है, जबकि उनका आता है सीसेट अच्छे से आता है, मॉक पेपर में 140 लाते हैं, बिल्कुल वहाँ उनके 66 फिर भी नहीं आते। तापमान में तो 40-45 ये एटमॉस्फेयर ही ऐसा हो जाता है कि एंजाइटी सब आ जाता है। एंजाइटी को लेके स्टूडेंट्स भी आपको पूछते होंगे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंजाइटी को लेकर। तो एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, जैसे सीसेट की काफ़ी डिस्कशन हो गई, मुझे लगता है एक जो मतलब प्रिपरेशन का आपका स्टेज है, आपने टाइम टेबल बनाया कि आपको 7 घंटे 8 घंटे पढ़ना है, ठीक है, आप मतलब वो 7-8 घंटे पढ़िए, लेकिन जो मुझे लगता है एक प्रिपरेशन जो आपके दिमाग में चलती है वो बहुत ज़रूरी है, जिसको आप मंथन कह सकते हैं या आप बौद्धिक जुगाली कह लीजिए, कि आप दिमाग में पॉइंट्स को रेज करिए। आपने जो पढ़ा आज, उसका जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मैंने बताया कि कैसे डाइवर्सिफाइड आप उसको करें, कैसे डाइवर्सिफाई हो, तो आप दिमाग में उस पॉइंट्स को रेज करिए, फिर उसको आप मंथन करिए, सोचिए कि अलग अलग एंगल्स इसके क्या हैं, क्या मतलब कि इसका कोई इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी है, इंडिया में भी है, तो क्या इसका कोई और दूसरा भी कुछ मॉडल है। तो उन चीज़ों को मुझे लगता है कि जब आप 7-8 घंटे की आपने पढ़ाई कर ली, जो अब आप 2-4 घंटे 5 घंटे आपके पास फ्री टाइम है, दोस्तों के साथ मिल रहे हैं या ऐसे आप खाली भी बैठे हुए म्यूजिक सुन रहे हैं, तो मैं इन चीज़ पर तो मैं काफ़ी काम करता था कि चीज़ों को मैं दिमाग में सोचता रहता था, इंटररिलेट करता रहता था। वो टॉपिक कई बार मैं ऐसे करके रिवाइज कर लेता था, अपने दिमाग में रिवाइज कर लेता था, उसके लिए मुझे काफ़ी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे फिर आप क्या होगा कि चीज़ों का आप जो साइंटिफिक जो एक कैटेगराइजेशन है वो आप दिमाग में ही कर लेंगे, फिर आपकी कॉपी में, आपके नोट्स में वो चीज़ें फिर वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको मतलब एक जो आपकी जो फॉर्मल पढ़ाई है 8 घंटे की 7 घंटे की, उसके बाद ये आप दे सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाली है। और इसी सीसेट वाले पॉइंट पे मैं हिंदी माध्यम के सभी छात्रों को कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा। इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ मैं, हर साल पेपर सॉल्व करता हूँ और मैं सही बता रहा हूँ, मुझे डर लगने लग गया है। 2019-20-21 का जो पेपर है काफी टफ, बहुत टफ, पैसेजेस टफ हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए टफ है, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कठिन है और उन्हें भी मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। तो वो वहां पे मुझे लग रहा है कि दोनों के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है, तो ये जरूर दिमाग में रखें। ठीक है, देखो एक फंक्शनल प्लान जिसको बोलते हैं हम, कि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उसको ज़मीन पर उतारने के लिए एक फंक्शनल प्लान होता है कि वो फंक्शन कैसे करेगा, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसलिए जब आप तैयारी करने जाते हो, मान लो जैसे 1 साल बचा है प्रीलिम्स के लिए, तो आपके पास फंक्शनल प्लान होना चाहिए कि मुझे जीएस कैसे करना है, सीसेट कैसे करना है, मेरा कहाँ कमज़ोर है, एनवायरनमेंट मेरा ज़्यादा मजबूत है कमज़ोर है, पॉलिटी मेरा कैसा है। आपके माइंड में अपना एनालिसिस होना चाहिए। आपको शुतुरमुर्ग नहीं बनना कि आप ज़मीन में अपना सर गड़ाए हैं, सब कुछ बढ़िया है, लास्ट में चमत्कार हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ नहीं होता। देखिए ये सब बकवास है। आप बिल्कुल क्लियर, आपके माइंड में स्ट्रेटेजी, रणनीति आपकी हमेशा रहनी चाहिए, और उस स्ट्रेटेजी को बीच बीच में बदलते भी रहिए, अपडेट करते रहिए, कुछ नया फैक्ट आ जाता है, कुछ नई चीज़ आती है। तो हमेशा एक एस्पिरेंट को हमेशा अपने टाइम का जो कैटेगराइजेशन है, टारगेट, जो अपने 12 महीने को टारगेट में आप कन्वर्ट कर लो कि मुझे 1 महीना भी ये पढ़ना है, अगले महीना ये पढ़ना है, सीसेट को मुझे डेली इतना टाइम देना है, ऑप्शनल को इतना देना है। वो एक क्लियर माइंड में होना चाहिए, क्योंकि जब आप डीएम बनोगे या कुछ सचिव किसी विभाग के हो, तो आपके पास हज़ारों काम आते हो।
हज़ारों चीज़ें समस्याएं होती हैं, तो अब हज़ारों चीज़ों को एक साथ तो करते नहीं हो, तो आपके पास प्रायोरिटी होती है कि ये 5 चीज़ें हैं, मोस्ट प्रायोरिटी की चीज़ें हैं, ये 10 चीज़ें हैं, मुझे थोड़ा कम मीडियम चीज़ें देना है, इसको थोड़ा वेट किया जा सकता है। तो वो पूरा फंक्शनल प्लान उसके माइंड में चलता रहता है कि मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो आपको तैयारी के दौरान भी यही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका फंक्शनल प्लान आपका क्या है, आपकी रणनीति आपकी वो पर्सनलाइज होनी चाहिए आपकी। ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत लैक करता है एस्पिरेंट्स में। इसमें से मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा, जैसे सुनील ने जो बात कही, इसमें आंसर राइटिंग में मतलब बहुत बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लड़के क्या करते हैं कि वो जब एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं फिर वो आंसर लिख रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कुछ लड़के ऐसा भी करते हैं कि प्रीलिम्स निकला फिर उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। ये मुझे लगता है फिर यहाँ पर आप लैग कर जाते हो। जो स्टूडेंट है जिन्होंने 6 महीने से जो पहले से आंसर लिख रहे हैं, 1 साल से लिख रहे हैं, शायद टेस्ट ज्वाइन कर रखा है या खुद से लिख रहे हैं, अपने दोस्तों से चेक करवा रहे हैं, वो भी तरीका अच्छा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तब आप पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, या जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस का रिजल्ट आ गया, या उसके बीच भी आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, तब आप टेस्ट सीरीज लिखने जा रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक आंसर का फॉर्मेट जो कि एक नहीं हो सकता है, आपको 2, 4, 5 तरीके के फॉर्मेट रखने होंगे, क्योंकि फिर आपकी वहाँ पर चेक हो कि आप एक ही लाइन में चले जा रहे हैं, तो उससे फिर बोरिंग हो जाएगा आपका आंसर। आपका एक आंसर एक तरह से हो, दूसरा दूसरी तरह से हो, तीसरा तीसरी तरह से हो। ये चीज़ आपकी जब आप प्रीलिम्स लिख रहे हैं उसके पहले प्रिपेयर होनी चाहिए। बिल्कुल। जब आप इस तरह की रणनीति पे काम कर लेंगे तो जब आप टेस्ट सीरीज लिखने जाएंगे, तो चूंकि पहले अब टेस्ट सीरीज में आप जा रहे हैं, आप कहीं लिखने, तो आपका मान लीजिए 50 नंबर आया, फिर तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा क्योंकि अभी 2.5 महीने केवल आपका मेंस है। तो वहाँ ये नहीं होना चाहिए। आपके 80, 90, 95, 100, 105 जो भी उसके ऊपर आपका जो टैलेंट है, एक मिनिमम आपको 80, 85, 90 मतलब आपको उस तरह से, अगर ठीक ठाक कोई टेस्ट सीरीज कोई संस्थान है वहाँ पर आ रहा है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस फिर रिस्टोर होता है, फिर आप अगले में आप और मेहनत करते हो। तो वो जो कॉन्फिडेंस लैक होने वाला है कि आप फिर रिकवर होने में ही आपको 5 दिन 4 दिन लग जाएगा, वो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी तैयारी, आपके आंसर्स कम से कम 10, 20, 50, 100, 200 जो भी मतलब आप कर, वो पहले आपके लिखे रखे होने चाहिए, और वो किसी ऑथेंटिक आदमी से उसको आपको दिखाया भी होना चाहिए कि आप किस तरह से लिख रहे हो। वो एक, तो फिर आप फिर मेंस में उतरो। फिर मुझे लगता है आंसर राइटिंग सबसे मुख्य हथियार है जो मतलब आप आईएएस को बनाता है, इसलिए हम लोग आंसर राइटिंग पे इतनी बात भी कर रहे हैं। उसको मेहनत, एक बहुत घातक चीज़ मैंने देखी, अगर मैं आप ये शायद मेरे साथी मेरे से सहमत होंगे, एक होता है विशियस साइकिल। ये बहुत भयानक चीज़ होती है। कई बार मेरे पास कोई बोलता है भैया मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स लिख सकता हूँ इस बार। तो मैंने पूछता हूँ भाई कितना महीना आपको तैयारी करते हो? भैया मुझे 2 महीना मुझे तैयारी करते हो गया और मैं प्रीलिम्स लिखना चाहता हूँ। बोला कभी मत लिखना। आपने अभी प्रीलिम्स लिख दिया, गलती से मान लो आपका निकल गया प्रीलिम्स, अब आपको मेंस में तो कुछ आता नहीं है, अब हम मेंस भी उल्टा सीधा करके लिख के आ गए, अब मेंस में अटक गए, तो फिर से इतना टाइम बर्बाद होगा, फिर प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे। और इससे भयानक क्या होता है, मेंस भी आपका मान लो गलती से हो गया, आप बिल्कुल कट ऑफ पे हो, तो आप इंटरव्यू के टाइम तक आप लटके रहोगे। इंटरव्यू भी दे दिया, जब रिजल्ट जब तक नहीं आएगा आप कुछ नहीं पढ़ोगे और फाइनल रह जाओगे आप। 20 दिन बाद पता चला 20 दिन बाद में अगला प्रीलिम्स है। अब आपको अभी तक तो कुछ पता नहीं था, अभी भी कुछ नहीं पता है। प्रीलिम्स में पास होकर मेंस फेल होने से अच्छा है कि आप प्रीलिम्स ही फेल हो जाओ। प्रीलिम्स ही फेल हो जाओ। विशियस साइकिल की बात है ना, वो तो मतलब ऐसे मैं ही हूँ, 6 अटेम्प्ट आपने दिए, तो मैं 5 बार इंटरव्यू दिया, मेरे पर ही बहुत ज़्यादा लागू हो जाती है, क्योंकि मैं हर बार प्री दे रहा हूँ, प्री पास हो रहा हूँ, फिर मेंस दे रहा हूँ, 17 से हर बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेंस दिया, मुझे पता है मेंस क्लियर हो जाएगा मेरा, अब जैसे जैसे एक बार क्लियर होता है पता पड़ जाता है इंटरव्यू कॉल आना ही है, तो फिर हम थोड़े आलसी हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है पढ़ लेंगे, एक बार डेट आने दो, डेट आती है तब हम इंटरव्यू का पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ अखबार। उसके बाद हमें पता है अब इंटरव्यू डेट आ चुकी है, इस दिन इंटरव्यू, जिस दिन इंटरव्यू खत्म होता है उस दिन के बाद बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी कि भाई अब रिजल्ट का थोड़ा बहुत पढ़ लिया उसका रिजल्ट का वेट करते हैं। वो तो एक बात अच्छी है, मतलब मेरे केस में एटलीस्ट ये है कि मुझे प्रीलिम्स में कभी दिक्कत ही नहीं हुई। मेरा सीसेट भी अच्छा है, जीएस भी अच्छा है, तो मैं अगली बार प्रीलिम्स निकल जा रहा हूँ। इसी वजह से मैं विशियस साइकिल में भी फंस रहा हूँ। अब मेरे साथ दिक्कत क्या होती थी कि अब मेरा मेंस जो मैंने तैयार किया उस 3 महीने में उतना ही तैयार रहता था, क्योंकि इंटरव्यू दिया, उस समय इंटरव्यू का पढ़ा, फिर रिजल्ट का वेट किया, फिर जब नहीं हुआ तो फिर से प्रीलिम्स की तैयारी की। अब इस चक्कर में मुझे फिर से 3 महीने जब मेंस के लिए मिलते थे, फिर से मैं वही उठा के कि हाँ ये जो पिछली बार पढ़ा था वो पढ़ा, कुछ ऐड किया, फिर से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता था। तो ये इवन जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना बार बार, उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है कि वो विशियस साइकिल में फंस जा रहे हैं। तो
उनको भी मतलब अब आइडियली देखा जाए तो उनको पढ़ना चाहिए कि मेंस खत्म हो गया उसके बाद भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। पॉसिबल, थोड़ा आदमी का मन है, चंचल होता है तो वो रिलैक्स हो जाता है, तो मतलब नहीं पढ़ पाता। तोड़ने के मेरे स्टैंडर्ड मैंने 2 तरीके मेरी सोच के आधार पर डेवलप किए कि प्रीलिम्स जैसे 5 महीने बाद में, तो अब आज जैसे आज का डेट है, आज आप मेंस रेडी हो जाओ कि कल आपको कोई मेंस ले ले तो आप अच्छे से लिख सको। कि प्रीलिम्स का 3-4 महीने पहले यू शुड बी मेंस रेडी, कि मेंस आपका बिल्कुल तैयार है, कोई टेंशन नहीं है, जीएस वीएस मुझे सब अच्छे से आता है। अब 4 महीना मुझे केवल प्रीलिम्स करना, आपने प्रीलिम्स आपका हो गया, मेंस आपका पहले तैयारी था, आपको केवल अब रिवीजन करना है। आपका मेंस भी अच्छे से हो गया, मेंस अच्छे से हो गया, उसके बाद में इंटरव्यू का 3 महीना आराम से मिलता, आप आराम से इंटरव्यू कर गए, पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे। अगर थोड़ा बहुत भी पहले दिक्कत हो गई, मान लो आप मेंस तैयार नहीं है, खोखले हो, ऑप्शनल का एक पेपर भी नहीं पढ़ा, ऐसे वैसे सीधा एग्जाम में जाके पहला ऐसे लिख रहे हो आप जाके, तो ये तो भयानक अपने आपको धोखा देना, अपने आप पे पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। इसलिए या तो आप शुरुआत में अच्छे तैयार हो, या फिर मान लो आप फंस गए इस विशेष साइकिल में, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ, एक ड्रॉप ले लो, एक एग्जाम मत दो, एक गैप ले लो बीच में, सो दैट आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिले। ये साइकिल इतनी फास्ट होती है यूपीएससी की कि आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता कहीं पर कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इवन होता क्या है ना कि आप इंटरव्यू देते हो, रिजल्ट आता, फेल हो फिर प्रीलिम्स हो जाता है। अब प्रीलिम्स तो देना ही है, उसके बाद भी ऑप्शनल आप जो फॉर्म भर चुके हो पहले से, फॉर्म में आपको डाउट लगता है कि मेरा ऑप्शनल कैसा, मतलब मैं ठीक किया हूँ कि नहीं, ऑप्शनल कहीं ऑप्शनल में तो कम नंबर नहीं आ रहे, तो लोगों के पास एक स्कोप रहता है कि ऑप्शनल चेंज कर लो। हिंदी मीडियम में अक्सर ये समस्या आ जाती है, क्योंकि हिंदी मीडियम में ऑप्शनल में दिक्कत होती है, ज्योग्राफी में स्पेशली बहुत लोगों को दिक्कत है। हिस्ट्री और हिंदी साहित्य को छोड़ दें तो हिंदी मीडियम में हर ऑप्शनल में दिक्कत ही है। तो उनको तो ये भी इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है कि प्रीलिम्स इंटरव्यू में फेल हुए, प्रीलिम्स देना है, फॉर्म पहले भर चुका है, अब ऑप्शनल चेंज भी नहीं कर सकता, बताइए। नहीं, मेरे साथ तो मतलब मैंने जैसे सुनील ने कहा, मैंने तो बिल्कुल मेरी स्ट्रेटजी वही थी कि मैं कॉलेज से निकला उसी साल मैंने जो है प्रीलिम्स का जो है उस साल बैठ गया, तो मुझे लगा कि मतलब मैं तो ऐसे ही बैठा था, बट मेरे मार्क्स अच्छे आ गए प्रीलिम्स में। भले मैं क्लियर तो नहीं कर पाया, बट मुझे लगा कि अगर किसी का गाइडेंस होता ठीक ठाक तो शायद मैं क्लियर भी कर जाता। तो मुझे पर तब मैंने सोचा कि मान लो अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं बैठा, तो फिर मैं मेंस में क्या करूँगा? मेरा ऑप्शनल नहीं तैयार है, मेरा जीएस नहीं तैयार है, मैंने आंसर्स एक भी अभी तक नहीं लिखे हैं। फिर मैंने क्या किया कि 1 साल ड्रॉप लिया। वो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी मेरी यही थी कि 1 साल मैंने ड्रॉप लिया, फिर ऑप्शनल को, जीएस को, चूंकि 1 साल ड्रॉप लेने का मतलब ये कि आप जब अभी आपने प्रीलिम्स दिया 2000 मान लीजिए आपने 19 में दिया और 20 का ड्रॉप लिया, फिर 21 में दिया, तो आपके पास बीच में 2 साल का टाइम मिल गया। अब ये 2 साल जो है, अब इस 2 साल का आप कितना इफेक्टिव यूज कर सकते हैं, तो वो मैंने किया कि ऑप्शनल की तैयारी एकदम से मैंने अच्छी कर ली कि जब कभी भी मैं बैठूँ तो ऑप्शनल में ये ना हो कि हाँ ऑप्शनल की वजह से मेरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब जीएस बचा, चूंकि ऑप्शनल में इधर पढ़ चुका था, ऑप्शनल से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जीएस में जो है अप्लाई की, और जीएस में फिर मैंने बहुत सारे नोट्स इकट्ठा किए, कुछ बुक्स भी इकट्ठा की और उनकी पढ़ाई की, और उसके साथ ही फिर मैंने आंसर राइटिंग पे काफ़ी फोकस किया। और आंसर राइटिंग पहले तो ये था कि चलो हाँ एक स्ट्रक्चर बन जाए आंसर का, वो एक बेसिक होगा। उसके बाद उसके अंदर किस तरह से, जैसे मैंने वो डायरी वाली बात बताई कि कैसे फैक्ट्स मुझे डालने हैं, कैसे उसमें जो फ्रेजेस को फिट करना है, तो वो लिखने के साथ आप लैंग्वेज में जो फ्लो है कि आपकी 2.5 लाइन की लैंग्वेज है, 3 लाइन की आपकी जो इंट्रोडक्शन है, बट वो भी इतना फ्लो में हो कि आदमी एक बार में उसको पढ़ जाए, उसको कहीं भी हर्डल ना हो। 4 लाइन का आपका जो है कंक्लूजन है वो भी इस फ्लो में हो, इतना आपकी लैंग्वेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरस, सरल और सजल, कि एक तरीके उसमें एक अच्छाई दिखनी चाहिए, एक खूबसूरती लैंग्वेज की दिखनी चाहिए, वो होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैंने उस बीच में कर लिया कुछ। तो मेरा ये था कि मतलब मैं मन में भी अपने इस तरह से तैयार हो गया था कि जब भी मेरा प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। और सच में यही हुआ कि जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ 2020 में, उसी साल मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ और मैं इंटरव्यू में भी फाइनल क्वालिफाई होकर के मैं IRS में आ गया। दूसरी साल भी सेम प्रक्रिया हुई, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मतलब मेंस में मैं कभी फेल नहीं हुआ। तो ये मतलब चीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है ये मेरे लिए इसने काफ़ी वर्क किया। तो आपको मेंस की तो तैयारी है वो बहुत ही आपकी शानदार होनी चाहिए, बहुत शानदार। और आंसर राइटिंग आप बहुत ही अच्छा कर लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया, उसके साथ अगर आप SDG जैसे SDG आप कई बार अभी एक ट्रेंड है कि आप कई लोग स्टूडेंट लिख देते हैं कि SDG 6 जो है इससे अचीव हो जाएगा, बट आप थोड़ा सा आगे बढ़ करके अगर आप SDG 6 के साथ उसकी जो लक्ष्य है उसका भी नाम लिख दीजिए। SDG 5 के साथ लिख दीजिए कि लैंगिक असमानता होगा, स्वच्छ जल होगा, ऊर्जा की आप स्वच्छ ऊर्जा और जो है रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगी, ठीक।
ये भी लिख दीजिए। कई बार क्या है कि जैसे अब एग्जामिनर ये भी सोच सकता है कि आप 17 एसडीजी हैं, आपने 17 फिर अब एसडीजी 1 2 3 4 5 देखिए एसडीजी इतना डाइवर्सिफाइड है कि हर एसडीजी में कुछ ना कुछ आप शामिल कर देंगे अगर आप सही से इंटरप्रेट करना जानते हैं। तो इसलिए थोड़ा स्पेसिफिक हो जाइए जिससे उसको लगेगा हाँ ये पॉइंट को समझ रहा है और उस चीज को इसने हिट किया है। और उसके जो जैसे 17 एसडीजी के साथ उसके जो सब गोल्स हैं, सब गोल्स को भी आप ध्यान रखिए, उन सब गोल्स को भी डालते रहिए। और उस एसडीजी का नाम, आईपीसीसी रिपोर्ट का नाम, मतलब ये सब आप जितना लिख सकिए लिखिए और अपने दिमाग का उपयोग करिए खूब बढ़िया से। मेरा एक सजेशन रहेगा, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का भी जैसे इंटरव्यू हो गया तो उनमें क्या है कि इंटरव्यू जस्ट देने के बाद अभी प्री आने वाली है 28 में, तो वो इंटरव्यू के हैंगओवर में रहते हैं कि वो वाला क्वेश्चन मुझसे पूछा था इंटरव्यू वाले ने, मैंने उसका ये जवाब देना चाहिए था, ये जवाब बेहतर होता तो मेरे मार्क्स और अच्छे आते, शायद मेरा सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता। तो वो दिमाग में यही सोचते रहते हैं, प्री पे फोकस नहीं करते। तो उनको मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इंटरव्यू तक पहुँचे, वो सबसे बड़ी बात थी। इट मीन्स अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए तो आपका चांसेस पूरे है सिलेक्शन होने का। तो आपको खुशी होनी चाहिए और खुशी के साथ आपको डबल मेहनत करनी चाहिए। किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए जो नेक्स्ट आ रही है। सेकंड ये कि जब तक आपने कोई ब्लेंडर मिस्टेक नहीं की है तो आपका पूरा चांस रहता है कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में या जो भी पीडीएफ आएगी फाइनल लिस्ट उसमें चांसेस रहेंगे। अगर आपने कोई ब्लेंडर मिस्टेक ही की कि आपका कोई ऐसी पर्सनालिटी झलक रही है कि भाई ये तो जब डीएम बन जाएगा तो ये तो एक तरह से किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को फेवर करता है, ये दंगे करवा देगा, तब चांस बनता है। लेकिन अगर जब तक आपने ऐसी कोई ब्लेंडर मिस्टेक की नहीं तो फिर आपको ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि वो मेरा सिलेक्शन नहीं करेंगे। वो बैठे इसलिए कि आपको सेलेक्ट करें, आपको अच्छे मार्क्स दें, और जनरली आपने अच्छा अगर इंटरव्यू दिया तो एवरेज मार्क्स सबको मिलता है। तो अगर आपका मेंस बहुत अच्छा गया है तो फिर चांसेज है कि आपके पूरे चांस बनेंगे कि फाइनलिस्ट में आओ। इसलिए इंटरव्यू के बारे में बिल्कुल नहीं सोचकर क्या दिया आपने, फ्यूचर में जो आपकी एग्जाम आ रही है उस पर आप पूरी तरह फोकस करें। ये मेरा एक सजेशन रहेगा आप सब। उस हैंगओवर के चक्कर में आप अगली वाले एग्जाम को बर्बाद मत कीजिए। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चर्चा आज हुई है, खास करके हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, और केवल हिंदी माध्यम के लिए नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम से भी दे रहा है उसके लिए भी बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अगर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिनको तैयारी की गाइडेंस की जरूरत है ऐसे दोस्तों के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड वॉचिंग दिस।